नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एग्जाम नाउ यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिएगा, आज हम पेपर देखने वाले हैं 23/8/2018 को आया हुआ थर्ड शिफ्ट का पेपर है। तो आज हम इस पेपर को देखेंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, यानी कि एक ही वीडियो में आपका कंप्लीट पेपर होगा, जिसमें आपके पूरे क्वेश्चन देखेंगे 1 से लेकर 100 तक, जो कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से संबंधित है। तो गाइज आप सभी से कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने अदर पेपर नहीं देखा अभी तक तो आप प्ले लिस्ट पर जाइएगा, यानी कि एग्जाम नाउ यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट पर जाइएगा और वहाँ से आप पूरे पेपर्स की सॉल्यूशन देख सकते हैं। आपको पूरे पेपर्स की वीडियो बनाई गई है, तो आप सभी उसको ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। तो देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन से हम देखने वाले हैं, श्रेणी में जुड़े हुए प्रतिरोध 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम का समरूप प्रतिरोध क्या होगा। यानी कि समरूप का मतलब होगा आपका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, टोटल प्रतिरोध श्रेणी में। तो श्रेणी में देखिएगा आपका होता है सूत्र यहाँ पे RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि आपका श्रेणी में जुड़ जाता है। जबकि आपका जो यही क्वेश्चन में अगर समानांतर में होता तो समानांतर में आपका होता है यहाँ पे देखिएगा 1/RT, फिर होता है आपका 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरीके से आपका होता है समानांतर में। तो यहाँ पे देखिएगा श्रेणी में दिया गया है, तो श्रेणी में आप इनको टोटल कर लीजिएगा, यानी कि आपको जो मान दिए गए हैं इनको देखिएगा। आपके मान दिए गए हैं श्रेणी में, टोटल प्रतिरोध हो जाएगा आपका 10 ओम, 20 ओम, 10, 20, 30। अब आप इनको टोटल कर लीजिएगा, 30 और 20 आपका 50 हो गए और 10 आपका 60 ओम हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा, आपने देखा होगा श्रेणी में हमेशा जो मान दिए गए होता है प्रतिरोध का, अधिकतम मान से भी अधिक होता है तुल्य प्रतिरोध, यानी कि टोटल प्रतिरोध का मान जो दिए गए हैं इनमें अधिक से भी अधिक है, यानी कि 30 अधिकतम है इनमें से, तो उससे अधिक 60 है आपका टोटल प्रतिरोध। इसी तरीके से आप देखिएगा, यानी कि 60 ओम आपका सही आंसर होगा। कितना होगा? 60 ओम। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। इसी तरीके से देखिए, अगर आपको यहाँ पे इसकी जगह आपको यहाँ पे देखिएगा श्रेणी की जगह समानांतर होता तो आप इसको किस तरीके से हल करते, उसमें देखिएगा आपको मैंने फार्मूला पहले बता दिया, इस तरीके से होता है। तो आप हम इसका मान रख देंगे 1/10 R1 प्लस 1/R2, 20 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 20 प्लस आपके हो जाएगा यहाँ पे 1/30। अब देखिएगा इसको हल कर दीजिएगा। यहाँ पे आप इसका एलसीएम ले लीजिएगा। क्या लेंगे अभी हम? इसका एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे, यहाँ पे देखिएगा एलसीएम हो जाएगा आपका यहाँ पे देखिएगा 60। कितना होगा? 60। अब देखिएगा 10 से 60, 20 दिया 60, 30 दूनी 60। अब हम इसको कॉल कर लेंगे, 6 और 3 9 हो जाएगा और 2 आपका 11 हो जाएगा, यानी कि 1/RT बराबर आपका हो जाएगा 11/60। अब हम इसको हल करेंगे, यानी कि RT बराबर हो जाएगा आपका 60/11। अब आप इसको हल करोगे तो 11 5 55 पॉइंट। हल करने के बाद देखिएगा आपका यहाँ पे आएगा 5.4 ओम। तो अब देखिएगा 5.4 ओम, यानी कि आपका जो कम से भी कम मान, यानी कि समानांतर में कम मान दिया गया, उससे भी टोटल प्रतिरोध का मान कम होता है, यानी कि 5.4 आया। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर होगा 60 ओम, श्रेणी में दिया गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में दिए गए एम्पलीफायर में कौन सा ट्यूनिंग के लिए चर कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा ये किया जाता है ऑप्शन ए, RF का यूज किया जाता है। तो आप देख सकते हैं चर मानी क्या होता है? बदलाव। चर का मतलब होता है बदलाव, परिवर्तित। तो आप देखिएगा जो आपके एम्पलीफायर होता है इनका जो वर्गीकरण किया जाता है वो आपका किया जाता है फ्रिक्वेंसी के आधार पर, यानी कि आवृत्ति के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। यहाँ पे देखिएगा ये आपके होते हैं AFA, दूसरा होता है आपका VFA, तीसरा होता है आपका RFA, चौथा होता है आपका IFA। इनमें देखिएगा आपका पहला हो गया, यहाँ पे देखिएगा ऑडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर, ये आपका ऑडियो फ्रिक्वेंसी, ये वीडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर, और तीसरा हो गया आपका रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर, और ये हो गया आपका इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर। तो यहाँ पे देखिएगा आपको जो याद रखना है वो रखना है कौन सा? फर्स्ट वाला, यानी कि ये। इसमें देखिएगा यहाँ पे आपकी जो फ्रिक्वेंसी का मान होता है 20 हर्ट्ज होता है, यानी कि 20 Hz से 20K तक, 20K Hz तक। जबकि जो दूसरा दिया गया है आपका वीडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर,
इसका जो मान होता है वो होता है आपका 3 मेगाहर्ट्ज से 7 मेगाहर्ट्ज, यानी कि 7 मेगाहर्ट्ज तक, यानी कि SZ। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे जो कम फ्रिक्वेंसी होती है वो होती है आपकी ऑडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर की, यानी कि फर्स्ट वाले की होती है 20 SZ से 20 kHz तक। तो इस प्रकार से आपको सबसे कम आपकी होगी ऑडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर की और सबसे ज़्यादा होगी वीडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर की। इस तरीके से आपको ये दो याद रखने हैं। तो इसका सही आंसर ए होगा। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस श्रेणी के एम्पलीफायर में न्यूनतम विकृति होती है। यहाँ पे देखिएगा आपके जो 2018 में आए हुए पेपर है उनमें सबसे कठिन पेपर लगता है मेरे को, यानी कि इसमें आपने देखा होगा आपका ITI में इतने सिलेबस में नहीं होता है। यहाँ पे आपके एम्पलीफायर भी दिया गया है, जो भी कठिन दिया गया है यहाँ पे उसके बारे में। तो देखिएगा आपने ITI में इतना नहीं देखा होगा। तो इसमें देखिएगा किस श्रेणी के एम्पलीफायर में न्यूनतम विकृति होती है। तो ये देखिएगा यहाँ पे दिए गए हैं, इनमें से आपको देखना है। तो देखिएगा ये होता है A, दूसरा B, C, AB। तो यहाँ पे देखिएगा इसकी दक्षता होती है 25% और इसकी होती है 78.5, इसकी 78.5 से अधिक, यानी कि 78.5 से 90% से ज़्यादा, और इसकी होती है आपकी 60 से 70%। इस तरीके से आपको ये याद रखना है। तो यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन, किस श्रेणी के एम्पलीफायर में न्यूनतम विकृति होती है। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे कम किसकी है, इसकी। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। फिर देखता है नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉगरिथमिक। इसमें देखिएगा लॉगरिथमिक एम्पलीफायर का उपयोग किसके लिए होता है, यानी कि इसका जो मतलब होता है वो देखिएगा आपको संख्या काउंट करने के लिए, यानी कि जोड़ना घटाने के लिए किया जाता है, भाग देने के लिए। तो यहाँ पे देखिए एडर्स मानी ऐड कर सकते हैं, डिवाइड्स मानी भाग देना, मल्टीप्लाइज यानी गुणा, कॉम्बिनेशन का भी ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा वो होगा इन सभी, यानी कि ऑप्शन ई। जबकि यहाँ पे जो आंसर माना था वो माना था डिवाइडर्स, लेकिन ये नहीं होगा, इसमें ई आएगा। तो ऑप्शन ई आपका सही आंसर होगा। फिर देखता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पेपर कैपेसिटर सामान्य तौर पर किस रूप में उपलब्ध होता है, यानी कि एक पेपर कैपेसिटर सामान्य तौर पर किस रूप में उपलब्ध होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, इनमें से देखिएगा आपने देखा होगा जो पेपर कैपेसिटर होता है उसमें यानी कि दो इस तरीके से लगी हुई होती है छड़। तो उनके मध्य में देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा आपको पेपर लगा हुआ होता है, यानी कि जो कुचालक का काम करता है वो आपका पेपर होता है यहाँ पे। तो इससे पेपर कैपेसिटर बोला जाता है, जो कि एक ये किस मान का होता है, नियत मान का कैपेसिटर होता है। यह आपको ध्यान रखना है। तो ये देखिएगा यहाँ पे किस रूप में उपलब्ध होता है, तो ये देखिएगा रोल्ड फॉयल के रूप में, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, शॉर्ट कैपेसिटर के लिए ओम मीटर का पैटर्न क्या होगा। तो आप सभी देखेंगे यहाँ पे इस शिफ्ट का जो पेपर था बहुत ही कठिन पेपर था। तो इस तरीके से देखिएगा शॉर्ट कैपेसिटर के लिए ओम मीटर का पैटर्न क्या है। तो यहाँ पे देखिएगा आपने देखा होगा ओम मीटर का जो होता है वहाँ पे देखिएगा अनंत से शून्य की ओर होता है, यानी कि इस तरीके से होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे दिया गया है शॉर्ट कैपेसिटर के लिए ओम मीटर का पैटर्न, यानी कि माप क्या होगा। तो इसमें देखिएगा आपने देखेंगे शॉर्ट कैपेसिटर यानी कि शॉर्ट है, तो वहाँ पे देखिएगा आपका धारा का मान अनंत होगा और प्रतिरोध का मान क्या होगा, शून्य होगा। तो यहाँ पे दिया गया है कि ओम मीटर का पैटर्न क्या होगा। शॉर्ट कैपेसिटर में जो ओम मीटर का पैटर्न होगा वो देखिएगा आपका यहाँ पे होगा शून्य, यानी कि ऑप्शन दिया गया है ई। ऑप्शन ई आपका सही आंसर होगा। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कैपेसिटेंस का विपरीत क्या है, ये आपको देखना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं रिलक्टेंस दिया गया है। तो रिलक्टेंस के बारे में देखिएगा, फ्लक्स प्रवाह में अवरोध पैदा करने वाले गुण को ही रिलक्टेंस कहा जाता है। क्या है इसका मतलब यह है, रिलक्टेंस का फ्लक्स प्रवाह में अवरोध पैदा करने वाले गुण को रिलक्टेंस कहते हैं। इसका मात्रक होता है एम्पियर टर्न प्रति वेबर। इसके बाद में देखिएगा जो इसका जो विपरीत होता है, यानी कि रिलक्टेंस का जो विपरीत होता है वो होता है आपका परमियंस। परमियंस को रो से दर्शाते हैं और इसको जो फार्मूला होता है वो होता है परमियंस भी, यानी कि रो बराबर 1/Rm रिलक्टेंस होगा। इसके बाद में इसका मात्रक होता है वो देख सकते हैं आप, हेनरी होता है इसका मात्रक। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। फिर आपका होगा कंडक्टेंस।
कंडक्टेंस के बारे में आप देख सकते हैं, चालकता होती है इसकी, मतलब चालकता का कंडक्टेंस मानी चालकता, और इसका चालकता का जो होता है वो होता है G बराबर 1/R। इस तरीके से G से दर्शाया जाता है। इसका मात्रक होगा आपका एम्पियर वोल्ट भी होता है, मोह साइमन भी होता है, मोह भी होता है और साइमन भी होता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। और इसका जो विपरीत होता है यानी कंडक्टेंस का जो विपरीत होता है वो होता है प्रतिरोध। प्रतिरोध को R से दर्शाया जाता है, ओम इसकी इकाई होती है। इसके बाद में देखिएगा यहाँ पे दिया गया है कौन सा, ससेप्टेंस। इसको भी आप देख सकते हैं, यानी कि जो ससेप्टेंस दिया गया है इसको किससे दर्शाते हैं, B से। और इसका जो फार्मूला होता है B बराबर 1/X। X का मतलब आपका होता है प्रतिघात। क्या होगा, प्रतिघात। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। फिर इसके बाद में देखिएगा यहाँ पे दिया गया इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस को देखिएगा, इसका होता है प्रवेशिता यानी कि एडमिटेंस, और इसे Y से दर्शाया जाता है, इसका विपरीत जो होता है। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। इसमें दिया गया है इलाइस्टेंस, यानी कि इलाइटेंस जो दिया गया है ये आपका विपरीत होता है कैपेसिटेंस का। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। यानी कि आप देख सकते हैं इलाइटेंस से मतलब धारिता को विपरीत होता है, यानी कि कैपेसिटेंस का जो विपरीत होता है वो इलाइटेंस होता है, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है प्रति फैराड। तो आप सभी को ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ओपी एम्पलीफायर किस प्रकार का एम्पलीफायर है। इसका पूरा नेम देख लीजिएगा आप, ये होता है आपका ऑपरेशन एम्पलीफायर। और इसी को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है हाई गेन डायरेक्ट कपल्ड। यानी कि देखिएगा जो आपका गेन होता है ये आपका आउटपुट बटे इनपुट का अनुपात होता है गेन आपका। तो इसमें देखिएगा इसका पूरा नेम होगा ऑपरेशन एम्पलीफायर, और ये देखिएगा इसी को ही हाई गेन डायरेक्ट कपल्ड बोला जाता है के नाम से भी यानी जाना जाता है। गेन आपका आउटपुट बटे इनपुट का अनुपात होता है। तो इस तरीके से देखिएगा इसमें पूछा जा रहा है किस प्रकार का एम्पलीफायर है। तो ये होगा आपका जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से यानी कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन ई। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सिमिट जो ट्रिगर होता है इसे किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से देखिएगा इसको जाना जाता है वो होता है आपका स्क्वायर वायरिंग सर्किट, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। यानी कि जो ऑप्शन दिया गया है स्क्वायर वायरिंग सर्किट, उस सर्किट को कहते हैं जिसमें स्क्वायरिंग यानी कि उसका बदलाव नियमित यानी कि परिवर्तित होता हो। यानी कि आप सभी को मालूम होगा आउटपुट में जब तक बदलाव नहीं होता है जब तक कि आपके इनपुट में बदलाव ना हो। तो इस तरीके से इसे स्क्वायरिट सर्किट के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यानी किसका प्रयोग बाइनरी सूचना की गणना के लिए किया जाता है। जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपको देखना है। तो यहाँ पे देखिएगा इसमें जो दिया गया है इसमें देख सकते हैं आप ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जाना जाता है आपको बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर यानी कि मल्टी वाइब्रेटर। तो आपका होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। तो इसके बारे में आप देखना चाहो तो देख सकते हैं, इसकी जो संरचना है यानी कि इसको जो बनाया जाता है वो 2 NPN ट्रांजिस्टरों से बनाया जाता है। कितने होते हैं, 2 होते हैं NPN ट्रांजिस्टरों से बनाया जाता है, और इसे 2 स्टेट डिवाइस मल्टीवाइब्रेटर भी कहते हैं। तो ये देखिएगा आप सभी को ध्यान रखना है, ये 2 NPN ट्रांजिस्टरों के द्वारा बनाया जाता है यानी कि इसकी संरचना होती है। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सर्किट जिस पावर आपूर्ति वोल्टेज 125 वोल्टेज है और श्रेणी में समरूप प्रतिरोध 100 ओम है तो उसके लिए कुल कितने करंट की आवश्यकता होती है। तो इसको देखिएगा, इसको हल करेंगे आप। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कुल कितने करंट की आवश्यकता होती है। तो आपका करंट ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका I बराबर V/R। आपके यहाँ पे देखिएगा वोल्टेज दी गई है 125, कितनी दी गई है 125, बटे आपका हो जाएगा यहाँ पे प्रतिरोध का मान। तो प्रतिरोध का मान दिया गया है आपका 100। अब आप इसको हल करोगे तो यहाँ पे कर सकते हैं 25 चौको 100, 25 पंजो 125, 5 में आप 4 का भाग दोगे यानी कि इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिएगा 4 एकम 4, फिर आपका 1 बच जाएगा। तो फिर आप यहाँ पे देखिएगा आपका आ जाएगा यहाँ पे 1.2 यानी कि 1.25। तो आपका इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपको देखना है। तो आपका होगा 1.25 एम्पियर। तो ये आपके कौन से ऑप्शन में दिया गया है, यह आपके दिया गया है ऑप्शन बी में 1.25 एम्पियर। आप इस तरीके से इसे हल करोगे।
फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ओवरहेड सिस्टम को ऑपरेशन तक के लिए डिज़ाइन किया जाता है। यानी कि ओवरहेड सिस्टम को ऑपरेशन तक के लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा, इसको जो डिज़ाइन किया जाता है वो आपका किया जाता है, ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से देखिए 400 kV, यानी कि ऑप्शन ई आपका सही आंसर होगा। क्योंकि आप सभी को मालूम होगा भारत में अभी तक किया जाता है, यानी कि 765 kV तक भी किया जाता है, 765 तक, लेकिन ये ऑप्शन दिए गए हैं तो इनमें से आपका होगा 400 kV तक। तो ऑप्शन ई आपका सही आंसर है। फिर देखता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सिंगल फ्लिप फ्लॉप मॉड्यूल का एक बचाव होता है। इसमें किया गया है कि इसमें बोला गया है कि एक सिंगल फ्लिप फ्लॉप का मॉड्यूल का एक बचाव होता है। तो आप सबसे पहले देखिएगा, इसमें दिया गया है ना फ्लिप फ्लॉप, ये क्या होता है। तो ये देखिएगा, ये एक स्टोरेज डिवाइस होती है। क्या होता है ये एक स्टोरेज डिवाइस होता है। इसमें देखिएगा आपके बिट होता है, बिट कौन से, यानी कि बिट बराबर आपके हो गए 0 और 1, इस तरीके से आपके इसमें होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बचाव होता है, एक सिंगल फ्लिप फ्लॉप में मॉड्यूलों का एक बचाव होता है। तो यहाँ पे देखिएगा आपके होंगे जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से होगा 2, यानी कि एक तो आपका 0 हो गया और एक आपका 1 हो गया है। तो इस तरीके से आपके होंगे यहाँ पे 2, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। फिर देखता है नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इसमें भी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा होगा बिट, यानी कि ये और ये एक बिट होता है। यानी कि बिट को क्या बोला जाता है, बाइनरी संख्या की सबसे छोटी संख्या होती है बिट। जहाँ आप 4 बिट लगाओगे, कौन से इस तरीके के क्वेश्चन आप कई बार देखे होंगे आपने, 4 बिट बराबर आपका होता है, 4 बिट बराबर आपका एक निब्बल होता है। क्या होता है, एक निब्बल। उसके बाद में 8 बिट बराबर आपका एक बाइट होता है, 8 बिट बराबर आपका एक बाइट होता है। फिर 1024 बाइट बराबर आपके होता है किलो बाइट, मेगा बाइट, गीगा बाइट, टेरा बाइट, इस तरीके से आपका चलता रहता है। तो आप देखिएगा इसमें आपका होगा 2, यानी कि ऑप्शन सी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से एक वेक्टर राशि है, यानी कि कौन सी एक वेक्टर राशि है। सबसे पहले आप देखिएगा, यहाँ पे आपकी जो राशि होती है वो 2 प्रकार की होती है। यानी कि एक तो आपकी होती है सदिश, एक तो आपकी सदिश होती है, दूसरी आपकी होती है अदिश। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। इसमें देखिएगा आपकी जो सदिश होती है इसमें आपका होता है आवेग, बल, विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, क्षेत्र इत्यादि होता है। जबकि आपकी जो दूसरी होती है अदिश राशि, इसमें देखिएगा आपका ऊर्जा, दाब, चाल, द्रव्यमान, सामर्थ्य, शक्ति, धारा, आवेश, तापमान आदि आता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। यानी कि सदिश में आपको दिशा और मान दोनों दिए होते हैं, जबकि अदिश में आपको ये दोनों में से एक ही दिया हुआ आता है। तो यहाँ पे देखिएगा ये निम्न में से एक वेक्टर राशि है, तो इसमें होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि विद्युत प्रवाह है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संपूर्ण रूप से किसी n प्रकार के सेमीकंडक्टर पदार्थ होता है, यानी कि संपूर्ण रूप से n प्रकार के न्यूट्रल प्रकार के सेमीकंडक्टर पदार्थ होता है। ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको देखना है। तो देखिएगा यहाँ पे होगा आपका ऋणात्मक रूप से चार्ज, धनात्मक रूप से चार्ज, विद्युत रूप से चार्ज, विद्युतीय रूप से न्यूट्रल। तो ये होगा आपका विद्युतीय रूप से न्यूट्रल, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। फिर देखता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रिक्त स्थान, यानी कि कहता है कि किसी भी लूप में वोल्टेज अंतरालों का बीजगणितीय योग अवश्य 0 के समान होता है। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें देखिएगा ऑप्शन दिया गया है, जिनमें से हम पहले देखेंगे लास्ट, यानी कि फैराडे का नियम। फैराडे का नियम देखिएगा 2 प्रकार से, एक तो होता है आपको वैद्युतिक अपघटन का नियम, दूसरा होता है वैद्युतिक चुंबकीय प्रेरण का नियम। इसके बाद में आपका होता है लेंज का नियम। तो लेंज के नियम में देखिएगा ऊर्जा संरक्षण का नियम है, और इसमें एक फॉर्मूला होता है E बराबर आपका होगा -L DI/dt, इस तरीके से होता है। फिर देखता है ओम का नियम। तो ओम का नियम में देखिएगा इसमें आपको VIR में संबंध दर्शाया जाता है ओम के नियम में। इसके बाद में देखिएगा यहाँ पे किरचॉफ के नियम दिए गए, यानी कि किरचॉफ का प्रथम नियम और किरचॉफ का दूसरा नियम, इन दोनों के बारे में देखिएगा। यानी कि इसमें किरचॉफ के 2 नियम होता है, एक तो आपका होता है किरचॉफ का प्रथम नियम, दूसरा होता है दूसरा नियम। तो इसमें देखिएगा किरचॉफ का जो प्रथम नियम होता है इसको आप बोलोगे किरचॉफ का प्रथम नियम। इसको आप क्या कहेंगे, इसको कहेंगे धारा नियम। कौन सा कहेंगे, धारा नियम, यानी कि करंट नियम। इसके बाद में देखिएगा
दूसरा दिया गया है किरचॉफ का दूसरा नियम, इसको आप बोलोगे यानी कि वोल्टेज का नियम। क्या बोलोगे? वोल्टेज का नियम। तो इस तरीके से इनके नियम हो गए। देखिएगा किरचॉफ का वोल्टेज नियम को क्या बोलोगे? लो, यानी KVL। और आपका ये होगा किरचॉफ का करंट नियम यानी कि KCL, लो मानी नियम हो गया। इस तरीके से इनके नेम हो जाएंगे। इसमें आपने देखा होगा यानी कि 24 को जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है उसमें भी आपका ये दिया गया है कि KVL का जो नियम दिया गया है किस सिद्धांत पर काम करता है, यानी कि किस सिद्धांत पर काम करता है। तो यहाँ पे देखिएगा आपका जो प्रथम नियम दिया गया है इसमें देखिएगा इस नियम को धारा नियम कहते हैं। किसी जंक्शन पर आने वाली धारा जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग 0 के बराबर होता है। जबकि दूसरा नियम होता है इसमें दिया गया है किसी भी बंद सर्किट में भिन्न भिन्न शाखाओं में वोल्टेज ड्रॉप का योग प्रयुक्त विद्युत वायुबल के बराबर होता है, अर्थात बीजगणितीय योग 0 होता है। और इसी में जो नियम होता है यानी कि जो होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है, आपका सिप और करंट हो जाएगा, यानी कि आवेश संरक्षण का नियम आपका इसमें होगा किरचॉफ का पहले नियम में, और आपका जो दूसरे दिया गया होगा इसमें होगा ऊर्जा संरक्षण के नियम, यानी कि ऊर्जा संरक्षण का नियम तो आपको ये होगा, और आपका ये होगा आवेश संरक्षण का नियम। कौन सा होगा? आवेश संरक्षण का नियम। इस तरीके से देखिएगा आपको एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। तो आप देखिएगा इस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। आपको चॉइस के सेकंड शिफ्ट में भी आपको शायद क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया होगा, वो इसी तरीके से, यानी कि उसमें पूछा जा रहा है जो KVL का नियम होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसमें देखिएगा इस तरीके से दिया गया है। तो आप इसको एक बार पुनः देख लीजिएगा वीडियो को बैक करके। इसमें आपका राइट आंसर होगा किरचॉफ का दूसरा नियम, और इसी को क्या बोलता है यानी कि KVL, इसको ऊर्जा संरक्षण के नियम पर यह काम करता है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से दिए गए फिल्टरों में से किसे सामान्य तौर पर SSB जनरेशन में प्रयोग किया जाता है, इसमें से आपको देखना है। तो यहाँ पे देखिएगा आपको जो किया जाता है वो किया जाता है एक्टिव फिल्टर का, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। इसमें आपको जो SSB दिया गया है इसका नेम होगा आपका यहाँ पे सिग्नल साइड बैंड मॉड्यूलेशन। तो आपका ऑप्शन सी इसमें सही आंसर होगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है धनात्मक लॉजिक में किसी डिजिटल सिग्नल का उच्च वोल्टेज क्या है। धनात्मक लॉजिक में किसी डिजिटल सिग्नल का उच्च वोल्टेज क्या है। तो इसमें देखिएगा आपने देखा होगा 0 और 1 होता है। 0 का मतलब लो माने कम। इसमें क्या देखेंगे आप फिर से देखिएगा, इसमें आपके दिए गए होंगे यानी कि यहाँ पे देखिएगा आपके दिए गए होंगे 0 और 1। तो 0 मानी होगा आपका लो मानी कम, और 1 होता है आपका 1 मानी आपका हाई। इस तरीके से देखिएगा कम और ज़्यादा, 0 में आपका कम होगा, 1 में आपका ज़्यादा होगा। तो क्वेश्चन दिया गया धनात्मक लॉजिक में, तो धनात्मक में होगा आपका 1 हाई मानी। तो इसमें देखिएगा ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। इसमें दिया गया है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा समानांतर में जुड़े हुए प्रतिरोधों 20 ओम 100 ओम और 50 ओम का समरूप प्रतिरोध का पता लगाए, यानी कि टोटल प्रतिरोध क्या होगा जो कि समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इनमें आपको देखना है। देखिएगा आप इसको किस प्रकार से हल करोगे। तो इसमें देखिएगा समानांतर क्रम में आपका जो फार्मूला आता है, मैंने आपको फर्स्ट में जो क्वेश्चन आए थे उसमें भी बताया था, फिर से देख लीजिएगा। यहाँ पे आपका जो फार्मूला होता है वो होता है 1/RT बराबर यहाँ पे आपका 1/R1 प्रतिरोध दिया गया है कितना, R1 का 20 ओम, फिर दिया गया आपका R2 का 100 ओम, फिर दिया गया आपका R3 का 50, 1/50। अब आप इसे हल करोगे तो यहाँ पे देखिएगा आपका 1/RT बराबर, अब देखिएगा आप इसका एलसीएम ले लोगे, यानी कि एलसीएम आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 100। फिर देखिएगा 20 पंजे 100 प्लस 100 एकम 100 प्लस 50 दूना 100, तो आप 2 कर दोगे। अब देखिएगा आप इनको टोटल कर दीजिएगा, यानी कि आप टोटल करोगे इनको, देखिएगा 5 और 1 आपका हो जाएगा 6, फिर 2 यानी कि 6 और 2 8 हो जाएंगे। तो आप देखिएगा आपका हो जाएगा यहाँ पे 8/100। अब देखिए 1/RT, अब RT बराबर हो जाएगा आपका, RT बराबर आपके हो जाएगा 100/8। तो इस तरीके से इसको हल करेंगे तो देखिएगा आपका होगा यहाँ पे RT बराबर 100/8। अब आप इसको हल कर लीजिएगा, 8 एकम 8, फिर देखिएगा आपके यहाँ पे कितने बच गए 2, तो 8 दूनी 16,
फिर देखिए कितने बच गए 4, यानी कि 12.5 आपका आंसर होगा इसमें। 12.5 ओम कौन से ऑप्शन में दिए गए? ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना होगा आपको। तो आप सभी इन फॉर्मूलों को जरूर याद रखें। श्रेणी में आपके एक साथ जुड़ जाते हैं, जबकि समानांतर में आपके 1/RT वाला सूत्र लगता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी सेल फोन की बैटरी 11 वोल्टेज पर संचालित होती है तो इसमें संगीत बजाने के लिए, यानी संगीत बजने के दौरान 0.9 एम्पियर का करंट प्रवाहित करना होगा, तो आवश्यक पावर क्या होगी? यानी कि पावर पूछा जा रहा है इसमें। तो आपका पावर का जो फार्मूला होता है वो देखिएगा, यहाँ पे आपको दिया गया है कौन सा? एक तो वोल्टेज दिया गया है आपका, वोल्टेज 11, और दूसरा दिया गया है आपका करंट आई, कितनी है यहाँ पे? 0.9। करंट को किससे दर्शाता है? आई से। तो इस तरीके से आपको देखना है। तो यहाँ पे देखिएगा आपका 0.9 गया इसका करंट। अब देखते हैं इसमें जो फार्मूला लगने वाला है वो कौन सा लगेगा, यानी पावर पूछा जा रहा है। पावर के आपके जो फॉर्मूले होते हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके P बराबर, मेन रूप से जो यूज किया जाता है P बराबर V इंटू आई होता है एक तो आपका, दूसरा होता है आपका P बराबर V²/R, तीसरा होता है I²R। अब देखिएगा आपका यहाँ पे V दिया गया है और I दिया गया है, तो फार्मूले में कहाँ पे दिया गया है ये आपको देखना है। तो देखिएगा यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट भाई, यानी कि आपका हो जाएगा P बराबर वोल्टेज आपकी 11 हो जाएगी, और I मानी करंट आपका कितना होगा? करंट होगा 0.9। अब आप इसे हल करोगे तो फिर देखिएगा, इसे हल करोगे तो आपका हो जाएगा 11 यानी कि 11 इंटू 0.9 करोगे तो 11×9 99, फिर आपका एक के बाद में पॉइंट लगा देना है, तो आपका आ जाएगा 9.1 वाट, यानी 9.9 वाट, सॉरी इसमें क्या होगा? 9.9 वाट। तो आपके कौन से ऑप्शन में दिया गया है? आपका ऑप्शन दिया गया है सी। तो आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा इसमें। ठीक है, आपको ये सभी फॉर्मूले याद रखने हैं। पावर के P बराबर V इंटू आई, V²/R, फिर होता है एक I²R। इस तरीके से आपको ये सभी याद रखने हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक 11 ओम के प्रतिरोध के लिए पावर आपूर्ति करती है 12 वोल्टेज बैटरी के लिए आवश्यक करंट की मात्रा क्या है? यानी कि एक 11 ओम का आपका प्रतिरोध दिया गया है, 11 ओम का, और पावर आपूर्ति के लिए 12 वोल्ट की बैटरी। तो आपके करंट पूछा जा रहा है इसमें, क्या करंट की मात्रा क्या होगी? तो करंट का जो फॉर्मूला होता है आप सभी को मालूम होगा, क्या होगा? I बराबर V/R होता है आपका सूत्र इसमें। तो यहाँ पे देखिएगा आपका वोल्टेज का मान दिया गया है 12 वोल्टेज बटे R का मान कितना है? 11। अब आप इसे भाग दोगे, यानी कि 12 में आप 11 का भाग दोगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 1, फिर पॉइंट, फिर देखिएगा यहाँ पे 0.9, क्या आएगा इसमें? एम्पियर में आएगा, यानी कि करंट पूछा जा रहा है, करंट हमेशा एम्पियर में आएगी। तो आपका हो जाएगा 1.09। कौन सा ऑप्शन दिया गया है? ये आपको जो ऑप्शन दिया गया है ये देखिएगा ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी एम्पलीफायर में सबसे आसानी से खराब होने वाला भाग कौन सा है? यानी कि जो आपका एम्पलीफायर होता है उसमें आसानी से खराब होने वाला भाग कौन सा होता है? तो इसमें देखिएगा ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको देखना है। तो देखिएगा इसमें आपका होता है, वो होता है इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर, यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होता है। आप सभी को मालूम होगा, जो आपके यहाँ पे देखिएगा कैपेसिटर होता है उसमें आपके 2 छड़ें होती हैं, और उनके मध्य में आपके जो भरा जाता है वो भरा जाता है वैद्युतिक अपघट्य पदार्थ भरा जाता है, और इसकी धारिता क्या होती है? इसकी धारिता भी ज़्यादा होती है। तो देखिएगा इसका उपयोग लो फ्रिक्वेंसी कार्य के लिए किया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक जो कैपेसिटर का यूज किया जाता है वो किया जाता है आपका लो फ्रिक्वेंसी कार्य के लिए। तो यहाँ पे आपका होगा इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी एम्पलीफायर में इनपुट के लिए 180 डिग्री का आउटपुट फेज सिग्नल फीडिंग बैक हो रहा है तथा फीडबैक को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि इसमें पूछा जा रहा है, किसी एम्पलीफायर में इनपुट के लिए 180 डिग्री का आउटपुट फेज सिग्नल और फीडिंग बैक हो रहा है, तब फीडबैक को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पे देखिएगा इसको जो जाना जाता है वो जाना जाता है ऋणात्मक फीडबैक। कौन सा होगा आपका?
ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। तो इसमें देखिए वह फीडबैक जिसका इनपुट द्वारा आउटपुट में परिवर्तन किया जाता है, तो वही आपका यहाँ पे देखिए ऋणात्मक फीडबैक होगा। यानी कि आपका वह फीडबैक जिसमें आपके इनपुट के द्वारा आउटपुट में परिवर्तित किया जाता है यानी कि कम में, तो यह होगा आपका ऋणात्मक फीडबैक। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक सामान्य आधार एम्पलीफायर का करंट लाभ कितना होता है। यानी कि एक सामान्य के आधार पर एम्पलीफायर का करंट लाभ कितना होता है। यहाँ देखिए इसमें आपके होता है, एक तो अल्फा होता है, क्या होता है अल्फा, दूसरा आपका बीटा होता है। इनमें देखिएगा अल्फा में आपका होगा यहाँ पे आई बराबर आपका होता है यहाँ पे आई बराबर सी एल, क्या होगा इसमें आई बराबर होगा आपका आई सी यानी कि कलेक्टर करंट। दूसरा होता है आपका बीटा, इसमें भी आपके ये होगा आई सी। फिर बटे में देखिएगा दोनों के, यहाँ पे होगा आपका आई बराबर ई, ई क्या होगा आपका एमीटर, एमीटर मानी उत्सर्जक, तो आपका होगा ई। और यहाँ पे आपका हो जाएगा आई बी होगा, यहाँ पे क्या होगा बी। तो देखिएगा इनमें से आपका जो ये दिया गया है अल्फा में आपका एक से कम होता है, क्या होता है इकाई से कम यानी कि एक से कम। और ये आपका दिया गया है इसमें आपका एक से अधिक होता है, क्या होता है एक से अधिक। तो इसमें दिया गया एक सामान्य आधार एम्पलीफायर का करंट लाभ कितना होता है, तो इसमें देखिएगा आपका होगा एक से कम। देखिएगा इसमें आपका जो आंसर होगा वो देखिएगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि एक से कम आपका होगा वो होगा अल्फा में यानी कि इसमें। तो ये देखिएगा आपका ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ईसीएल का सबसे बड़ा लाभ क्या है। ईसीएल का सबसे बड़ा लाभ क्या हुआ, तो ईसीएल की फुल फॉर्म आप देख सकते हैं इमीटर कपल लॉजिक, इमीटर कपल लॉजिक होता है आप। तो इसमें देखिएगा इसका सबसे बड़ा लाभ क्या है, तो ये देखिएगा इसका जो सबसे बड़ा लाभ होता है वो होता है आपकी उच्च गति। इसमें क्या होती है सबसे ज़्यादा गति होती है। तो इसमें आपका जो आंसर दिए गए हैं इसमें से आपका करंट आंसर होगा, यानी कि आपका इसमें सही आंसर होगा उच्च गति, ऑप्शन ई सही आंसर होगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है IC 7476 अन्यथा के रूप में नाम से जाना जाता है। तो ये देखिएगा आपका यानी कि IC ये फिर इसके नंबर दिए गए हैं के रूप में जाना जाता है। तो ये देखिएगा IC होता है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट, ये आपके फिर इसके नंबर दिए गए हैं। तो ये देखिएगा इंटीग्रेटेड सर्किट आपके सिलिकॉन पदार्थ से बनाया जाता है और इसमें देखिएगा ये जाना जाता है JK फ्लिप फ्लॉप, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। आप देखिएगा ये जो होता है ये देखिएगा यह होता है आपका सिग्नल बिट स्टोरेज डिवाइस, क्या होता है सिग्नल बिट स्टोरेज डिवाइस होता है। और इसमें दो स्टेट्स होता है, यानी कि एक तो आपका 0 होगा और दूसरा आपका 1 होगा, तो इन दोनों का स्टोरेज किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कारक सुचालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है। तो ये देखिएगा जिस पदार्थ का चालक हो यानी कि वो निर्भर करता है, एक तो देखिएगा लंबाई पर, किस पर लंबाई पर, कटाव क्षेत्रफल पर और पदार्थ की प्रकृति पर, और चौथा होता है आपका तापमान पर। तो ये देखिएगा इन सभी पर निर्भर करता है, लेकिन इसमें दिया गया है कि प्रभावित नहीं करता है। तो ये देखिएगा ऑप्शन दिया गया है प्रतिरोध सुचालक का निर्माण किया जाता है, सुचालक की कुल लंबाई, सुचालक क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र और सुचालक का तापमान, ये सभी हो गए, लेकिन ये सुचालक का वजन ये नहीं है, यानी कि आपका ऑप्शन ई सही आंसर होगा, इसमें प्रभावित नहीं करता है हमें। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अनुनादी आवृत्ति पर एक श्रृंखला RLC परिपथ की शुद्ध प्रतिक्रिया है, यानी कि इसमें आपको देखना है। तो ये देखिएगा अनुनादी आवृत्ति किसे बोला जाता है, तो ये देखिएगा यह आपका कहा जाता है कि वह आवृत्ति जो इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान एक समान होता है, यानी कि आपका XL बराबर XC होता है। इस तरीके से देखिए यहाँ पे आपका R का मान यानी कि R प्रतिरोध होगा आपका Z से, यानी कि R बराबर Z प्रतिबाधा तो होता है। तो इसमें देखिएगा कोस थीटा बराबर होगा आपका R/Z, यानी कि 1 होगा इकाई। इस तरीके से इसका मान इकाई होगा और इसमें से क्या होगा अधिकतम धारा बहेगी, कितनी अधिकतम। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको देखना है। तो ये देखिएगा
इनमें आपका शुद्ध प्रतिक्रिया परिपथ की शुद्ध प्रतिक्रिया है, यानी कि ये होगा आपका शून्य। क्या होगा? शून्य होगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा यह पेपर सबसे जो 2018 में सभी शिफ्टों का पेपर है उनमें से सबसे हार्ड पेपर है। इसमें आपने देखा होगा ज़्यादातर आपके इलेक्ट्रॉनिक के क्वेश्चन आए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दोलक जो साइनसॉइडल आउटपुट उत्पन्न करता है उसे कहते हैं, यानी कि उसे क्या कहा जाता है। तो ये देखिएगा दोलक क्या होता है? दोलक होता है आपका ऑसिलेटर। दोलक को क्या कहते हैं? ऑसिलेटर। ऑसिलेटर कहते हैं। तो इसमें देखिएगा साइनसॉइडल आउटपुट उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं। तो ये देखिएगा ये करता है आपका लयबद्ध दोलक, यानी कि आपका होगा ऑप्शन ए लयबद्ध दोलक। इसमें देखिएगा ये आपके साइन वेव यानी कि इस तरीके से उत्पन्न करता है। ये देखिएगा आपके जनरेटर अल्टरनेटर में उत्पन्न किया जाता है साइन वेव। इसमें देखिएगा आपका होता है G बराबर 1/R, यानी कि प्रतिरोध के विलोमानुपाती होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 20 मीटर लंबे केबल में 1 वर्ग मिलीमीटर का क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र है और 4 ओम का प्रतिरोध है, तो केबल की चालकता की गणना करो। तो आप देखेंगे यहाँ पे चालकता ज्ञात करनी है। तो देखिएगा यहाँ पे चालकता का जो इकाई होती है वो किस में होती है? चालकता की इकाई होती है मोह में। किस में? मोह में, जिसे इस तरीके से दर्शाया जाता है उल्टे ओम की तरह। तो यहाँ पे मोह में आपके ऑप्शन दिए गए नहीं है, तो हाँ यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं आपके साइमन प्रति मीटर। किसमें? साइमन प्रति मीटर में। तो देखिएगा साइमन प्रति मीटर किसका है? विशिष्ट चालकता का है। और यहाँ पे ज्ञात करनी है तो विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता ज्ञात किस प्रकार से करेंगे? इस क्वेश्चन को देखिएगा आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस शिफ्ट में आए थे, न्यूमेरिकल भी थे, फिर आपके आउट ऑफ सिलेबस यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स भी आई थी। तो देखिएगा ये पेपर काफ़ी कठिन है सभी पेपरों से। तो इसमें देखिएगा आपको 3 बातें जरूरी हैं, यानी कि एक तो आपको यहाँ पे आनी चाहिए क्या? चालकता। एक तो आपको चालकता आनी चाहिए, चालकता क्या होती है। दूसरे आपकी होगी यहाँ पे विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता जो कि देखिएगा इसमें लिखा नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ। और एक होगी आपका विशिष्ट प्रतिरोध। क्या होगा? विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध जिसे आप बोल सकते हैं प्रतिरोधकता। क्या बोल सकते हैं जिसे आप? प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता। तो देखिएगा यहाँ पे आपको चालकता, विशिष्ट चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध जिसे प्रतिरोधकता बोला जाता है, यानी कि आपको चालकता, विशिष्ट चालकता और प्रतिरोधकता के बारे में आना चाहिए, जब भी जाके आपका ये क्वेश्चन हल हो पाएगा। जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो आपको इन 3 बातों को जानना जरूरी है। देखिएगा इसमें कुछ टाइम लगेगा, लेकिन आप एक बार देख लोगे तो आप कभी भूल नहीं पाओगे। तो देखिएगा यहाँ पे चालकता के बारे में सबसे पहले हम किसके बारे में देखते हैं? चालकता के, फिर विशिष्ट चालकता के और फिर विशिष्ट प्रतिरोधक के बारे में। तो देखिएगा यहाँ पे हम देखने वाले हैं चालकता के बारे में, यानी कि चालकता। चालकता बराबर देखिए आपका, यानी कि चालकता आपकी जो दर्शाई जाती है वह मोह में दर्शाई जाती है। तो यहाँ पे आपको विशिष्ट चालकता ज्ञात करनी है, यानी कि विशिष्ट चालकता का होता है आपका साइमन प्रति मीटर होता है। चालकता के बारे में देखिएगा, चालकता किसे कहता है पहले तो ये देख लीजिएगा, यानी कि चालकता होता क्या है। तो देखिएगा चालकता विद्युत परिपथ का वह गुण है जो परिपथ प्रभावी प्रतिरोध को पूर्ण करके धारा गुजारती है। यानी कि चालकता विशिष्ट प्रतिरोध का वह गुण है जो परिपथ प्रभावी प्रतिरोध को पूर्ण करके धारा गुजारती है, और इसकी इकाई मोह होती है। किस तरीके से? इस तरीके से दर्शाया जाता है जिसे, और हिंदी में आपको ये लिखा जाता है महू, इस तरीके से। इसकी इकाई मोह होती है। और चालकता को किससे दर्शाया जाता है? चालकता को G से दर्शाया जाता है। तो यहाँ आपका चालकता होता है 1/R, यानी कि प्रतिरोध के विपरीत होती है चालकता। ये देखिएगा ये आपकी चालकता हो गई है। चालकता मैंने बता दिया किसे कहते हैं। चालकता विद्युत परिपथ का वह गुण है जो परिपथ प्रभावी प्रतिरोध को पूर्ण करके धारा गुजारती है, उसे ही चालकता बोला जाता है। इसकी इकाई मोह होती है और चालकता को G से दर्शाया जाता है। G बराबर आपका 1/R होता है, जो कि प्रतिरोध के विपरीत होता है। तो यहाँ पे आपकी चालकता हो गई है। अब हम देखते हैं विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं। तो विशिष्ट चालकता देखिएगा यहाँ पे हम लिखते हैं विशिष्ट चालकता। क्या? विशिष्ट चालकता। अब इसके बारे में देखिएगा विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं। सबसे पहले तो ये देखिएगा विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रमण को विशिष्ट चालकता कहते हैं, यानी कि जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है ना, जिसे प्रतिरोधकता बोला जाता है, तो प्रतिरोधकता का जो विपरीत होता है ना, उसे ही विशिष्ट चालकता कहते हैं। और इसकी इकाई है ना, इसकी इकाई होती है आपकी मोह मीटर। क्या होती है? मोह मीटर इसकी इकाई होती है। यहाँ पे देखिएगा
इसकी इकाई होती है महोमीटर। महोमीटर इसकी इकाई होती है तथा इसे जो दर्शाया जाता है वो दर्शाया जाता है सिग्मा से। विशिष्ट चालकता को किससे दर्शाया जाता है? सिग्मा से, जो इस तरीके से होता है। तो देखिएगा यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे विशिष्ट चालकता यानी सिग्मा बराबर होगा आपका विशिष्ट चालकता जिसे दर्शाया जाता है सिग्मा से। तो यहाँ पे आपका देखिएगा सिग्मा बराबर होगा बटे पी नहीं है, ये पी लिखा जाता है, ये लिखा जाता है रो को, यानी कि प्रतिरोधकता जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। तो ये हो गया आपका सिग्मा बराबर विशिष्ट प्रतिरोध जिसे प्रतिरोधकता कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका सिग्मा बराबर बटे प्रतिरोधकता हो गया। यहाँ पे ये हो गई आपके प्रतिरोधकता। क्या होगी? प्रतिरोधकता, रो मानी प्रतिरोधकता हो गई, और यह आपका सिग्मा होगा जिसे विशिष्ट चालकता को दर्शाया जाता है। तो आपकी समझ आ गई होगी विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं। यहाँ पे आपको इनका फार्मूला बता दिया गया है, जो कि इसकी इकाई आप सभी को मालूम है किस में होती है। विशिष्ट चालकता की इकाई ये होती है महोमीटर में। तो यहाँ पे देखिएगा विशिष्ट चालकता की इकाई महोमीटर में होती है, जिसे साइमन मीटर भी बोला जाता है, यानी कि मोह को साइमन भी बोला जाता है, चालकता की भी साइमन बोला जाता है उसे। तो यहाँ पे देखिएगा साइमन मीटर ऑप्शन में दिए गए हैं, तो आपको ये क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगेगा एक। तो अब हम देख लेते हैं विशिष्ट प्रतिरोधकता, नहीं विशिष्ट प्रतिरोध या इसे प्रतिरोधकता कहते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे अब हम देखने वाले हैं विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में। किसके बारे में? विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। यहाँ पे बोर्ड नहीं है, फिर भी मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इसमें आपको टाइम लगेगा, लेकिन देखिएगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, काफ़ी कठिन है। आप एक बार देख लोगे तो इसे कभी नहीं भूल पाओगे। तो देखिएगा विशिष्ट प्रतिरोधक किसे कहते हैं, यानी कि देखा होगा आपने किसी पदार्थ के 1 मीटर लंबे वह 1 वर्ग मीटर का कटाक्ष क्षेत्रफल वाले जो टुकड़ा होता है जिसका प्रतिरोध होता है उसको ही विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, यानी कि प्रतिरोधकता बोला जाता है। यहाँ देखिएगा ये दूसरे शब्दों में देख सकते हैं आप, जैसे कि किसी पदार्थ के घन मीटर के आमने सामने का वाले सिरों के बीच का जो प्रतिरोध होता है वही उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। और इसकी इकाई देखिएगा, इसकी इकाई होती है आपकी ओम मीटर। क्या होती है? ओम मीटर में इसकी इकाई ओम मीटर होती है। और इसे किससे दर्शाया जाता है? यह आपका इससे दर्शाया जाता है, तो इसको बोला जाता है क्या? रो। यहाँ पे आपका होता है आर बराबर, क्या होता है? आर बराबर आपका होगा यहाँ पे रो, जिसे इस तरीके से दर्शाया जाता है। फिर आपका एल होगा बटे ए होगा। अब देखिएगा आर आपका प्रतिरोध होगा, यह आपका विशिष्ट प्रतिरोध होगा जिसे रो से दर्शाया जाता है। और यह आपका हो गया लंबाई, जिसे मीटर में दर्शाया जाता है। तो इस तरीके से आपको देखना है। ये एल बराबर आपकी लंबाई हो गई है, यह आपका क्या हो गया? क्षेत्रफल। अब इसमें देखिएगा इसका फार्मूला निकालता है, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध को याद करने का। विशिष्ट प्रतिरोध हो गया आपका ये रो, यानी कि यहाँ पे आएगा आपका विशिष्ट प्रतिरोध बराबर क्या होगा? यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। ये देखिएगा यहाँ पे आपका होगा रो बराबर आर इंटू ए बटे आपका होगा यहाँ पे लंबाई एल। तो देखिएगा ये आपकी विशिष्ट प्रतिरोध हो गया ये, और ये आपका होगा यहाँ पे रेजिस्टेंट, और ये इसका क्षेत्रफल, और ये इसकी लंबाई हो गई है। अब आपको यहाँ पे लिखना होगा इसका प्रतिरोध कितना है। यहाँ पे होगा विशिष्ट प्रतिरोध बराबर, तो विशिष्ट प्रतिरोध को आपको यहाँ से रो से दर्शाया जाता है। तो ये देखिएगा ये होगा आपका यहाँ से प्रतिरोध का मान होगा, यहाँ पे देखिएगा 4 ओम ये दिया गया है, 4 ओम। तो यहाँ पे देखिएगा 4 ओम इंटू आपका क्षेत्रफल कितना दिया गया है? ये दिया गया आपका, यहाँ पे देखिएगा क्षेत्रफल दिया गया आपका 1 वर्ग मिलीमीटर, यानी कि मिलीमीटर कितना होता है? 10⁻³ लेकिन यहाँ पे दिया गया वर्ग, तो आप इसको दुगुने से गुणा कर देंगे, यानी कि 10⁻6 हो गया। यहाँ पे मिली में -3 आता है, और यहाँ पे देखिएगा वर्ग मिलीमीटर दे रखा है, तो आपको -6 होगा बटे आप देख सकते हैं। अब बटे में क्या दिया गया है? आपके लंबाई। तो लंबाई यहाँ पे कितनी दी गई है? 20 मीटर। कितनी दी गई है लंबाई? 20 मीटर। अब इसे देखिएगा, अब इसे आप हल कीजिएगा, यानी कि इसको आप सिग्मा से भी दर्शाते हैं, तो यहाँ पे सिग्मा भी लिख सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं इसको आगे सिग्मा से, यानी कि इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा रो बराबर, अब इसका मान लिख दीजिएगा। यहाँ पे मान दिया गया है आपका प्रतिरोध का 4 इंटू यहाँ पे फिर 4 के बाद में क्या दिया गया है? ये देखिएगा आपका दिया गया है यहाँ पे क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 1 वर्ग मिलीमीटर, जैसे 10⁻6 से लिख सकते हैं आप, यानी कि वर्ग लगा हुआ है तो दुगुने से गुणा कर देंगे। मिली में आपके 10⁻³ होता है। फिर उसके बाद में देखिएगा आपके यहाँ पे लंबाई आएगी। लंबाई कितनी दी गई है? 20।
अब यहाँ पे इसको चेंज करके देखिएगा, ये आपका किसका मान आ गया है, ये आपका आ गया है विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि प्रतिरोधकता। देख लीजिएगा यहाँ आपका रो यानी कि प्रतिरोधकता बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिएगा आर कितना दिया गया है यहाँ पे 4 ओम इंटू 4 इंटू आपका, फिर देखिएगा क्षेत्रफल कितना दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है 10⁻⁻⁶। अभी हमने आपको बताया था किस तरीके से है, बटे में आपकी क्या दी गई लंबाई कितनी है 20। अब देखिएगा ये आपका प्रतिरोधकता का मान आ गया है, क्योंकि हम इसको आगे हल नहीं करेंगे, हम इसको डायरेक्ट काट देंगे। तो देखिएगा ये आपका क्या आ गया है प्रतिरोधकता यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध का मान। अब देखिएगा आपने देखा होगा विशिष्ट चालकता यानी कि सिग्मा बराबर होता है, यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा, देखिएगा आपका होता है यहाँ पे सिग्मा यानी विशिष्ट चालकता बराबर होगा आपका 1/, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता आपकी यह हो जाएगी रो मानी प्रतिरोधकता, इसका मान ये आ गया है। तो देखिएगा यहाँ इसको रो लिख देंगे, अब इसे हल करेंगे, इसके मान को यहाँ पे लिख देंगे। तो देखिएगा यहाँ सिग्मा हो जाएगा आपका बराबर 1/, अब देखिएगा यानी कि रो का मान पूरा रख दीजिए प्रतिरोधकता का, तो हम यहाँ पे रख देते हैं यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध का। तो हम देखिएगा यहाँ पे रख देते हैं 4 इंटू 10⁻⁻⁶। अब देखिएगा बटे में आपका 20 दिया गया है, तो हम इसको ऊपर लिख देंगे, तो हम यहाँ से गुणा कर देंगे इसको। अब देखिएगा इसको हल करोगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, देखिएगा इसको हल करोगे तो आप देखिएगा यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, हम इसका रेड कलर कर लेते हैं। देखिएगा अब इसे हम हल करेंगे आगे, तो देखिएगा आपका 20 इंटू 1 करोगे तो 20 आ जाएगा, बटे में 4 है ये आपका और 10⁻⁻⁶ है, तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे, तो यह किसकी हो जाएगी प्लस की, तो हम यहाँ कर देंगे 10⁻⁶ यानी कि प्लस में हो जाएगी। अब देखिएगा अब आप इसे काट देंगे, 4 पंजो 20, कितना आएगा यहाँ पे, फिर से देखिए कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा इसमें। देखिएगा यहाँ पे 4 पंजो 20 आपका हो जाएगा, तो 5 आ जाएगा, 5 से काट दिया तो यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁶। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ये 5, कितना आएगा 5 इंटू 10⁻⁶। अब देखिएगा यहाँ पे 5 आपका क्या हो गया, माना गया 10⁻⁶। 10⁻⁶ को क्या कहते हैं मेगा में, किस में मेगा में। तो यानी कि आपके 5 मेगा, 5 की घात यानी कि 5⁻⁶, तो ये आप इसको क्या बोलोगे 5 मेगा साइमन प्रति मीटर। यह आपका साइमन जो मीटर होता है, यह आपको विशिष्ट चालकता का मान होता है, यानी कि इसमें दर्शाया जाता है। तो ये देखिएगा आपका 5 मेगा साइमन प्रति मीटर हो जाएगा, तो यह आपका होगा ऑप्शन बी। तो देखिएगा इस तरीके से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। देखिएगा इस तरीके से आप हल करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा बी, जो कि देखिएगा इसमें काफ़ी टाइम लगा है, लेकिन आपके कन्फ्यूजन पूरे दूर हो गए होंगे, यानी कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को बताया गया है। इसमें काफ़ी टाइम लगा, लेकिन फिर भी आपको देखिएगा अच्छे से समझ आ गया होगा ये। तो आप इसको एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिएगा, आपके अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको चालकता का G बराबर 1/R होता है, विशिष्ट चालकता का आपका होता है सिग्मा बराबर 1/। प्रतिरोधकता का सूत्र आप याद कर लीजिएगा, प्रतिरोधकता का होता है आपका R/A/L। इस तरीके से इसका फॉर्मूला हो जाता है, और इसको आप हल करोगे तो आप इसका मान रख दीजिएगा। फिर आप यहाँ पे इसको चेंज करना है, यानी कि जो वर्ग मिलीमीटर दे रखा है आप इसको लगा लीजिएगा, 10⁻³ मिलीमीटर होता है, तो आप इसको वर्ग के लिए 10⁻⁶ लगा के हल कर देंगे, तो आप इसका मान जो आएगा वो आ जाएगा आपका 5 मेगा साइमन प्रति मीटर आ जाएगा। ये देखिएगा आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन दिया गया है नेक्स्ट, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड लैंप के समानांतर कनेक्शन में समान होता है, यानी कि समान होता है। तो ये देखिएगा इसको आप हल करेंगे, तो देखिएगा यहाँ पे समानांतर में, तो समानांतर में आप सभी को मालूम होता है वोल्टेज समान होती है। क्या होती है, यानी कि आपके जो भी मकानों में वायरिंग की जाती है वो समानांतर क्रम में की जाती है, यानी कि सभी को एक समान वोल्टेज प्राप्त होती है। तो समानांतर में आपकी वोल्टेज समान होती है, और इसमें देखिएगा आपकी श्रेणी में होती है, श्रेणी में आपकी वोल्टेज अलग अलग होती है। श्रेणी में क्या होती है, श्रेणी में आपकी वोल्टेज क्या होती है, अलग अलग होती है, वोल्टेज अलग अलग होती है। जबकि समानांतर में आपके समानांतर क्रम में आपकी समान होती है, यानी कि एक समान रहती है। और इसमें देखिएगा समानांतर में धारा का मान आपका अलग अलग होता है, और श्रेणी में आपकी धारा क्या होती है, समान होती है। यानी कि समानांतर क्रम में आपकी वोल्टेज समान होती है और श्रेणी में धारा समान होती है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपके यहाँ पे वोल्टेज, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर होगा। आप इसके बारे में और भी देखना चाहो तो देख सकते हैं, जैसा कि समानांतर क्रम में
देखिएगा सबसे समानांतर क्रम में कौन सा लैंप प्रकाश से अधिक देगा, यानी कि कौन सा लैंप ज़्यादातर प्रकाशित होता है। तो देखिएगा जो लैंप अधिक धारा लेता है, यानी कि जो लैंप अधिक धारा लेता है अर्थात जिसका प्रतिरोध का मान कम होगा, प्रतिरोध कम होगा, धारा ज़्यादा लेगा, वही ज़्यादा प्रकाश देगा, यानी कि उसकी पावर ज़्यादा होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको एक एक क्वेश्चन के बारे में अच्छी तरीके से बताया गया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ आ रही होगी, यानी कि क्वेश्चन आपको एक एक क्वेश्चन के बारे में बताया जा रहा है। तो आप सभी इसको लाइक और शेयर भी करते रहिएगा। तो देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। एक विद्युत स्टोव का 60 मिनट तक उपयोग करने पर, क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक विद्युत स्टोव का 60 मिनट तक उपयोग करने पर 230 वोल्ट विद्युत की आपूर्ति से 5 मेगाजूल ऊर्जा का उपभोग करता है। तो विद्युत शक्ति का पता लगाए, यानी कि यहाँ पे पावर ज्ञात करनी है। तो देखिएगा इसको आप किस प्रकार से हल करोगे। तो देखिएगा आप सभी को मालूम होगा यहाँ पे, यानी कि अब हम इसको हल करते हैं। H बराबर क्या होता है आपका, यानी कि ऊष्मीय प्रभाव में जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका H बराबर I स्क्वायर RT। तो यहाँ पे देखिएगा, और आपके पावर में भी आपने देखा होगा P बराबर आपका होता है I स्क्वायर R। तो ये देखिएगा I स्क्वायर R आपको आप किससे दर्शाए, यानी कि पावर को आप I स्क्वायर R लिखते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा I स्क्वायर R लिख दीजिएगा, I स्क्वायर R। अब देखिएगा, और फिर आपका क्या बचा, इसमें I स्क्वायर R आ गया। तो अब इसको हल करोगे तो देखिएगा H बटे आपका होगा क्या, T, यानी कि समय। अब देखिएगा आप इसको हल कर सकते हैं, यानी कि इसका मान रख लीजिएगा यहाँ पे। तो आप यहाँ पे रखोगे, यानी कि इसका मान रखोगे, यानी कि 5 हो जाएगा आपका। फिर आप 10 की घात 5 ऊर्जा हो गया आपका। फिर आप देखिएगा यहाँ पे दिया गया है, उसके बाद में मेगा जूल ऊर्जा दी गई है, यानी कि 5 मेगा जूल में। तो यहाँ पे देखिएगा आपके जो आपूर्ति दी गई है वो देखिएगा 5 मेगा जूल ऊर्जा दी गई है, आपूर्ति क्या ऊर्जा दी गई है। ये कितनी दी गई है, 5 जूल, यानी कि मेगा जूल। तो मेगा किससे दर्शाते हैं, वो से दर्शाते हैं आप 10 की घात -6 से मेगा को लिखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे आपकी H बराबर है, यानी कि ऊर्जा होगी 5 × 10 की घात 6 बटे में आप टाइम, यानी कि H बराबर आपका इसका ये आ गया 5 मेगा जूल बटे में आप टाइम दिया गया है। टाइम कितना दिया गया है यहाँ पे 60 मिनट। तो हमेशा याद रखना, जो आपके SI पद्धति होती है उसमें आपको समय को सेकंड में लिया जाता है। किस में लिया जाता है, सेकंड में। तो यहाँ पे मिनट में दिया गया है, तो 60 मिनट × 60 करेंगे आप तो सेकंड में आ जाएगा आपका। तो अब आप इसे हल करोगे तो देखिएगा यहाँ पे आप इसे हल करोगे तो ये हो जाएगा आपका 6 × 6 करोगे 3600, कितना हो जाएगा 5 × 10 की घात 6 बटे 3600। अब देखिएगा, अब इसे आप यहाँ पे काट सकते हैं, यानी कि 2 जीरो हटाओगे आप तो ये हो जाएगी आपकी 5 × 10 की घात 4, कितना होगा 10 की घात 4 होगा ये, 5 × 10 की घात 4 बटे में आप, यानी कि 2 जीरो हट गई है। तो अब आपके क्या बचेगा यहाँ पे 36। अब इसे आप हल करोगे तो देखिएगा यहाँ पे, यानी कि किलो में होता है, 10 की घात 3 होती है, 4 में किसी की होती नहीं है। तो आप यहाँ को 5 की जगह 50 कर देंगे, यानी कि 10 1 जीरो आप इधर लगा देंगे। तो आपकी यहाँ पे हो जाएगी 50 × 10 की घात 3 बटे 36। तो अब आप इसे हल करोगे तो ये आएगा आपका, इसको हल करने के बाद देखिएगा आपका जो मान आएगा वो आएगा 1389, क्या आएगा 1389 वाट। तो ये देखिएगा आपका आंसर आ जाएगा, इसको हल करोगे तो आपका ऑप्शन जो दिया गया है, इसमें ऑप्शन दिया गया है A, तो ऑप्शन A आपका सही आंसर होगा। देखिएगा इसमें टाइम लग रहा है, लेकिन आपको एक एक क्वेश्चन के बारे में अच्छी तरीके से समझाया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन में आपका ऑप्शन A इज़ द करेक्ट आंसर है, ठीक है ना, आपको समझ आ रहा होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि देखिएगा एक ही वीडियो में आपको इतनी मेहनत करके एक साथ में पूरा पेपर हल कराया जा रहा है। आप कहीं भी यूट्यूब पे देख लीजिए, अभी तक इतने सारे पेपर आपको किसी भी चैनल पर हल नहीं मिलेंगे। एक एग्जाम नाउ यूट्यूब चैनल पर हल आपको पूरे पेपर हल कराए गए हैं। तो आप वीडियो की प्ले लिस्ट में जा करके सभी पेपरों को देख सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक फीडबैक वोल्टेज रेगुलेटर में त्रुटि वोल्टेज से किससे प्राप्त किया जाता है। यानी कि एक फीडबैक वोल्टेज रेगुलेटर में, यानी कि जो हानि होती है वोल्टेज में, किससे प्राप्त, यानी कि त्रुटि वोल्टेज किससे प्राप्त किया जाता है, इसको आपको देखना है। तो देखिएगा ये ऑप्शन दिया गया है आपके जेनर डायोड से, वोल्टेज विभाजक इनपुट से, इनपुट सप्लाई वोल्टेज से, आउटपुट पर वोल्टेज विभाजक से, और ऑप्शन ई दिया गया है आउटपुट सप्लाई वोल्टेज से।
तो देखिएगा यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आउटपुट पर वोल्टेज विभाजक से, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि सामग्री को इंसुलेटर कहा जाता है, यदि सामग्री को इंसुलेटर कहा जाता है तो इसका एक गुण होगा, यदि सामग्री को इंसुलेटर कहा जाता है तो इसका एक गुण क्या होगा, ये देखिएगा। तो ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से देखना है। तो देखिएगा यहाँ पे आपको जो ये कहा जाता है वो विद्युत धारा के प्रवाह को अवरुद्ध करना, यानी कि इंसुलेटर होता है वह क्या करता है, विद्युत धारा के अवरोध करता है, यानी कि विद्युत धारा बहती है तो उसके मार्ग में वह बाधा डालता है, जिसे प्रतिरोध बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए विद्युत धारा के प्रवाह को अवरोध करना ही इसका गुण होता है इंसुलेटर का। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, जो तो ये आप सभी को मालूम होगा, नॉर्मल क्वेश्चन है। फिर देखता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी भी परिपथ के नोड बिंदु या जंक्शन पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा। तो आप सभी को मालूम होगा, मैंने अभी पीछे क्वेश्चन बताया था जिसमें आपके KVL का नियम और होता है KCL का नियम, उसमें मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया था। फिर भी आप देख लीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन, किसी भी परिपथ के नोड बिंदु या जंक्शन पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है। तो देखिएगा यहाँ पे KCL में किरचॉफ का पहला नियम होता है जिसे बोला जाता है KCL में, यानी कि किरचॉफ का करंट लॉ। इसमें देखिएगा पहला नियम होता है जिससे कि आप किसमें ऊर्जा, यानी किसमें वो नियम पर वह काम करता है, वो करता है आपका आवेश संरक्षण के नियम पर। यानी कि KCL का नियम होता है आपका, KCL का नियम आपका किस पर कार्य करता है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये देखिएगा, और इसमें देखिएगा किसी जंक्शन पर आने वाली धारा व जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए आपका सही आंसर है, क्योंकि जितनी धारा आएगी उतनी जाएगी तो उसका योग हो जाएगा, वो शून्य हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यह ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन ए सही आंसर है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि एक 4.0 वोल्ट वाले संभावित अंतर के साथ एक रजिस्टर ऊष्मा का विकिरण कर रहा है तो तापीय ऊर्जा 4 वाट की दर से उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। तो देखिएगा इसको आप किस प्रकार से हल करोगे, यानी कि प्रतिरोध का मान। ये आप सभी को फार्मूला है जो आने चाहिए, इसके जो फार्मूला हैं वो सभी को यहाँ आने चाहिए, जो कि आपके यहाँ पे पावर का होता है P = V × I स्क्वायर R V²/R, इस तरीके से होता है। तो ये सभी के लिए आपको मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप देखिएगा, आपको बिल्कुल आसानी से याद कर लोगे। और भी जो भी छोटी छोटी ट्रिक होती है उन सभी के साथ आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए प्रतिरोध का मान पूछा जा रहा है, तो आपका प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे देखिए प्रतिरोध का सूत्र होता है आपका R = V²/P, यानी कि P का होता है आपका क्या, P का होता है आपका V²/R, P बराबर क्या होगा, V²/R। तो अब आप यहाँ पे देखिए R ज्ञात करोगे तो P आपका नीचे आ जाएगा, इस तरीके से ये होगा। तो इसका फार्मूला R = V²/P होगा। तो अब हम इसे मान रख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिएगा वोल्टेज का मान कितने दिया गया है, 4। वोल्टेज का मान कितने दिया गया है, यहाँ पे देखिएगा 4 दिया गया है। तो 4 स्क्वायर में दे रखा है तो 4 को फिर से गुणा कर देंगे, बटे पावर कितनी दी गई है, पावर दी गई यहाँ पे देखिएगा 4 वाट। तो 4 को आप इस तरीके से हल करोगे। अब आप इसको काट देगा, 4 से 4 आपका कितना बचा, 4। तो वो किस में आएगा, यानी कि जो आपका प्रतिरोध होता है वो हमेशा ओम में जाता है। तो इसका आंसर होगा 4 ओम। तो 4 ओम कौन से ऑप्शन में दिया गया है, आपका दिया गया है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में आपका सही आंसर है 4 ओम। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रत्येक सौर सेल में एक खुला परिपथ है तो जिसका वोल्टेज बराबर होता है, यानी कि उसका वोल्टेज कितना होता है, यानी प्रत्येक सौर सेल में एक खुला परिपथ है जिसका वोल्टेज बराबर होता है, कितने के बराबर होता है। तो ये देखिएगा ये होता है आपका, यहाँ पे होगा आपका ये 0.55, कितना होगा 0.55, ये आपको याद रखना है यहाँ पे 0.55। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये आपका सेल इस प्रकार से होता है, ये आपका प्लस का हो गया, फिर आपका ये माइनस का, फिर इस तरीके से होता है। इसका ये चिन्ह इस प्रकार से होता है। सौर सेल क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी कि सौर सेल किसे कहते हैं, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। और ये आपका हो गया क्या, इसका प्रतीक हो गया है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो इसका आएगा 0.55 वोल्टेज। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि 20 डिग्री सेल्सियस पर तांबे की प्रतिरोधकता
1.72 इंटू 10 की घात माइनस 8 ओम मीटर है, तो 2.5 वर्ग मिलीमीटर तांबे के तार के 100 मीटर रोल पर कुल डीसी प्रतिरोध की गणना करें। तो इसमें देखिएगा इस क्वेश्चन को आप किस प्रकार से हल करोगे। तो इसमें आपके प्रतिरोध की गणना पूछ रहा है, यानी कि आर बराबर, तो यहाँ पे देखिएगा आपको जो मान दिए गए हैं इन सभी को देख सकते हैं आप, डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, फिर आपकी प्रतिरोधकता दे रखी है, फिर आपका यहाँ पे देखिएगा तांबे के तार का ये 2 वर्ग मिलीमीटर तांबे के तार दे रखा है। इन सभी को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिएगा अभी मैंने आपको पिछले एक क्वेश्चन हल कराया था जिसमें विशिष्ट चालकता प्रतिरोध आपको बताए थे, तो उसमें देखिएगा आपका एक फॉर्मूला होता है आर बराबर, इसमें देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो न्यूमेरिकल भी आए हैं जो कि बहुत ही लेवल हाई है। तो देखिएगा यहाँ पे आपका आर बराबर होगा, रो किसे दर्शाया जाता है, रो को दर्शाया जाता है विशिष्ट प्रतिरोध को, यानी कि प्रतिरोधकता, और आपका होगा यहाँ पे आर बराबर रो इंटू एल बटे ए। अब देखिएगा इसके अनुसार आप इनके मान रख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा 1 पॉइंट विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि प्रतिरोधकता कितनी दी गई है, 1.72 इंटू 10 की घात माइनस 8, ये देखिएगा बटे में आपकी दी गई है यहाँ पे आपका प्रतिरोधकता लिख दी गई है। फिर आप देखिएगा एल मानी लंबाई, लंबाई कितनी दी गई यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लंबाई दी गई 100 मीटर, कितनी 100 मीटर, तो हम 100 से गुणा कर देते हैं इसको, यहाँ पे 100 से गुणा कर देते हैं। अब देखिएगा बटे में आपका यहाँ पे क्षेत्रफल दिया गया है, तो क्षेत्रफल आपका यहाँ पे दिया गया है 2.5 वर्ग मिलीमीटर, यानी कि 2.5 इंटू 10 की घात कितना हो गया 6, यानी कि वर्ग आ गया तो वहाँ पे आपका दुगुना हो जाएगा। अगर मिलीमीटर होता है 10 की घात माइनस 3 होती है, जो कि आप सभी को ये याद कर लेनी है। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, इस तरीके से ये मान माइनस में होता है, जबकि आपके प्लस में होता है वो होता है डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, इस तरीके से इनके मान होते हैं। तो देखिएगा अब आप इसे हल करोगे, यानी कि आप इसे हल कर लेंगे तो उसके बाद में देखिएगा हल करके मैं आपको बता देता हूँ। फिर भी देखिएगा यहाँ पे आप लिखेंगे इस तरीके से, आपको ये जमा लेना है। फिर देखिएगा यहाँ पे आप 1.72 इंटू 10 की घात माइनस 8 इंटू 10 की घात 6 इंटू 10 की घात 2 दी गई है। आप इसे हल करोगे, देख लीजिए यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा, यहाँ पे होगा आपका 0.488 ओम। अभी इसमें देखिएगा इसका करेक्ट आंसर होगा 0.488 ओम, यानी कि 0.488 ओम इसका करेक्ट आंसर होगा हल करने के बाद। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक ट्राइक ऑन होता है तो मुख्य टर्मिनल 1 और मुख्य टर्मिनल 2 के बीच प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को कहा जाता है। ये देखिएगा जो कहा जाता है वो कहा जाता है होल्डिंग करंट, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसके नीचे एक हाथ से पकड़ने वाले पोर्टेबल ट्रांसफार्मर की करंट ट्रांसफार्मर है, तो किसका उपयोग सर्किट लोड को मापने के लिए किया जा सकता है, ये आपको इसमें देखना है। तो देखिएगा यहाँ पे जो किया जाता है वो आपका किया जाता है किसका, क्लैंप मीटर का, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अदर ऑप्शन के बारे में देख सकते हैं, वोल्ट मीटर का वोल्टेज मापने के लिए किया जाता है, एम मीटर का धारा के लिए, वाट मीटर का शक्ति मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी वायरिंग में 3 लैंप चलाने के लिए केवल 3 टू वे स्विच आवश्यकता होती है। यानी कि आपने देखा होगा किसी वायरिंग में 3 लैंप चलाने के लिए केवल 3 टू वे स्विच की आवश्यकता होती है। यानी कि इसके बारे में आप देख सकते हैं, टू वे स्विच का आपने देखा होगा, टू वे स्विच होता है जो आपके लैंप को 2 जगह से नियंत्रित करता है, जिसका यूज किया जाता है, आपने देखा होगा सीढ़ियों की वायरिंग में, जिसे क्या बोला जाता है, जीने की वायरिंग। क्या कहा जाता है उसे, जीने की वायरिंग। तो इसमें आपका टू वे स्विच का यूज किया जाता है, और टू वे स्विच का आपको मालूम होगा वहाँ पे 2 जगह से काम करता है, यानी कि 2 जगह से उसे नियंत्रित किया जा सकता है। इसमें देखिएगा क्वेश्चन पूछ रहा है कि 3 लैंप चलाने के लिए केवल 3 टू वे स्विच की आवश्यकता होगी, यानी कि 3 लैंप को चलाने के लिए जो टू वे स्विच होगी उनकी संख्या कितनी होगी, 3। तो इसमें देखिएगा किस में होगी, तो ये देखिएगा ज़्यादातर आपकी होगी वो होगी गोडाउन वायरिंग, यानी कि गोडाउन, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। कौन सी में होगी, गोडाउन, जो कि आपके इस तरीके से होगा, जैसा कि इस तरीके से होता है। ये कौन सा होगा, ये आपका टू वे स्विच होता है, इस तरीके से देखिए, इसमें इस तरीके से ये स्विच आपके 3 होता है। तो इसमें देखिएगा आपका बीच का होता है, इसमें आपको फेज को दे दिया जाता है और ये आपके न्यूट्रल को दे दिया जाता है। तो इस तरीके से इसको कनेक्शन कर दिया जाता है। तो देखिएगा इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, गोडाउन वायरिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बकोलज रिले में स्थापित होती है, यानी कि किस जगह स्थापित होती है। तो देखिएगा इसके बारे में विस्तार से देख लीजिएगा, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो देखिएगा
एक तो आपकी ये जो जुड़ी हुई होती है ये होती है आपकी मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक होता है, जिससे क्या बोला जाता है ब्रीदर टैंक। तो ये देखिएगा आपके मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में लगी हुई होती है, यानी कि इन दोनों के बीच में एक नली होती है, उसमें यह लगी हुई रहती है बकलोज रिले। इसमें देख सकते हैं यानी कि यह किसका भाग है, ये ट्रांसफार्मर का। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि बकलोज रिले किसका भाग है, तो ये देखिएगा ट्रांसफार्मर का ही एक भाग होता है, उसमें लगा हुआ होता है। इसमें देखिएगा इसका जो यूज किया जाता है या इसका कार्य होता है वो देखिएगा इसका कार्य किया जाता है, यानी कि इसका जो कार्य होता है वो होता है आपके आंतरिक दोषों से सुरक्षा करना, जैसा कि शॉर्ट सर्किट होना या इसको ओवरलोड हो जाने की स्थिति में यह कार्य करती है। इसके बाद में देख सकते हैं यह ऑयल और ट्रांसफार्मर में ही कार्य करती है, यानी कि यह जो ऑयल वाले ट्रांसफार्मर में, यानी कि जिस ट्रांसफार्मर में ऑयल होता है उसी में यह कार्य करती है, अन्य में नहीं करती है। इसका सिद्धांत आप देख लीजिए कि गैसीय दबाव सिद्धांत पर यह कार्य करती है और कम क्षमता के दोष पर अलार्म बजट, यानी कम क्षमता का दोष होता है तो आपको अलार्म के माध्यम से सूचना दे दी जाती है। अगर ज़्यादा का होने यानी कि ओवरलोड स्टेज में यह शॉर्ट सर्किट होता है तो वहाँ पे आपको यह जो भी ओवरलोड हो जाती है तो वहाँ पे आपको यह शॉर्ट सर्किट कर देती है, यानी कि सप्लाई को बंद कर देती है। इसका यह कार्य होता है, मुख्य रूप से इसका आंतरिक दोषों के सुरक्षा के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा किसमें यानी कि इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें देखिएगा एयर कूल ट्रांसफार्मर, ऑयल वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, फर्नेस ट्रांसफार्मर, फेस शिफ्टिंग ट्रांसफार्मर, इनमें से आपको देखना था। तो देखिएगा इसका जो यूज किया जाता है ऑयल कूल ट्रांसफार्मर, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है चुंबकीय ओवरलोड रिले से तुलना करने पर थर्मल ओवरलोड रिले होती है, किस प्रकार की होती है। तो सबसे पहले इसके बारे में आप देख सकते हैं रिले होती क्या है, यानी कि रिले होती है वो आपकी मोटर को ओवरलोड सुरक्षा देती है, यानी कि OLC होती है, जैसे TR यानी कि थर्मोस्टेट रिले होती है। तो इसमें देखिएगा इन दोनों में अंतर पूछा जा रहा है, यानी कि तुलना। देखिएगा यहाँ पे चुंबकीय ओवरलोड रिले है जो आपकी तुरंत कार्य करना प्रारंभ कर देती है, यानी कि जो चुंबकीय ओवरलोड रिले है ये आपकी तुरंत कार्य करना प्रारंभ कर देती है, जबकि आपकी ये होती है थर्मल रिले। तो थर्मल रिले होती है ये देखिएगा थर्मोस्टेट, यानी कि ये थर्मोस्टेट धातु से पत्तियों की बनी हुई होती है। तो उसमें देखिएगा यह ऊष्मा पा करके फैलती है, जिसमें आपको कुछ टाइम लगता है। तो यह ओवरलोड करंट होगी तब जा करके ही कार्य करेगी, तो यानी कि इसमें कुछ टाइम लगेगा, तो यह आपकी मंद कार्य करेगी, यानी कि धीरे। तो ये ऑप्शन दिए गए इनमें से देखिएगा चुंबकीय ओवरलोड रिले आपकी तीव्र कार्य करती है, जबकि ये थर्मल ओवरलोड रिले है तो ये आपकी मंद करेगी, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्रति संतुलन के लिए पोल लाइनों के सिरे पर एंकर या डाउन गय उपयोग किया जाता है, तो लाइन कंडक्टरों का खिंचाव सामान्यतः कहलाता है। तो ये देखिएगा यानी कि खिंचाव कहलाता है। तो ये देखिएगा यहाँ पे एक नया शब्द आया है जो कि निम्न का है, यहाँ पे देखिएगा कौन सा है, गय, गय। तो ये देखिएगा गय शब्द के बारे में, जिस इंसुलेट, इसमें देखिएगा जिस इंसुलेट का आकार अंडाकार होता है तथा उसे इंसुलेटर को हम स्टे इंसुलेटर कहते हैं, यानी कि अंडाकार का होता है उसे हम जो इंसुलेटर होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्टे इंसुलेटर कहते हैं। यानी कि स्टे वायर में आपका जो यूज किया जाता है, यानी कि स्टे वायर को संतुलित करने के लिए उसका यूज किया जाता है, तो वही अंडाकार का वायर होता है जिससे हम कहते हैं, उससे बोलते हैं गय, यानी कि इसमें गय। तो ये देखिएगा प्रति संतुलन के लिए पोल लाइन के सिरों पर एंकर या डाउन के उपयोग किए जाने वाला लाइन कंडक्टर खिंचाव सामान्यतः होता है। तो ये देखिएगा यहाँ पे आपका होगा, जो देख लीजिएगा यहाँ पे होगा टर्मिनल गय, यानी कि ऑप्शन डी। कौन सा होगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया BIL का विस्तार क्या है, BIL का विस्तार क्या है। तो यहाँ पे देखिएगा इसका जो विस्तार है इसको आप देख सकते हैं बेसिक इंसुलेशन लेवल, क्या होगा, बेसिक इंसुलेशन लेवल। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा लगभग समान आकार की दो रस्सियों को परस्पर बांधने के लिए निम्न में से कौन सी विधि प्रयोग की जाती है। तो ये देखिएगा आप सभी को याद करने की ज़रूरत है, यानी कि इन सभी को याद करना पड़ेगा आपको। लगभग समान आकार की दो रस्सियों को परस्पर बांधने के निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग की जाती है। ये देखिएगा आपकी यहाँ पे की जाती है वर्गाकार, आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बोलाइन गांठ की प्रतिशत सुदृढ़ता कितनी होती है, यानी कि मजबूती। तो ये देखिएगा कितनी होती है, तो इसमें देखिएगा मजबूती इसकी होती है, वो होती है आपकी 60। कितनी, 60। ये भी देख लीजिएगा, आपको याद करने की चीज़ें हैं, यानी कि याद रखने की, रटने की, ये सभी चीज़ें जो कि पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई वोल्टेज पायरेशन लाइन में किस प्रकार के इंसुलेटर उपयोग किए जाते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे आपके इंसुलेटर होता है, कम से कम 3-4 प्रकार के इंसुलेटर होते हैं।
पिन टाइप का इंसुलेटर होता है, सस्पेंस इंसुलेटर होता है जिसे क्या बोला जाता है, डिस्क इंसुलेटर बोला जाता है, साइकिल इंसुलेटर होता है। इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले देखिएगा मेरे पास फोटो है, तो मैं आपको फोटो के माध्यम से बताऊंगा तो आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। तो देखिएगा उसमें फोटो के माध्यम से। तो यहाँ पे देखिएगा आपका यहाँ पे दिया गया है सस्पेंशन इंसुलेटर। इसका दूसरा नाम मैंने आपको बताया था डिस्क इंसुलेटर। तो इसके बारे में देख लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको इन सभी के बारे में बता देता हूँ कितने प्रकार के होता है। इसमें देखिएगा एक तो आपका सस्पेंशन इंसुलेटर दिया गया है, दूसरा आपका स्टे इंसुलेटर दिया गया है, तीसरा देखिएगा यहाँ पे दिया गया है पिन इंसुलेटर, जो कि पिन इंसुलेटर 2 प्रकार के होते हैं, और चौथा दिया गया है आपका साइकिल इंसुलेटर। तो ये सभी इनके प्रकार होते हैं। तो अब हम सबसे पहले इसके बारे में चर्चा करते हैं सस्पेंशन इंसुलेटर के बारे में। देखिएगा इस प्रकार से इसमें बनी हुई होती है इसकी आकृति, यानी कि इस प्रकार से देखिएगा। और इसमें देखिएगा आपके यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी डिस्क, यानी कि ये होती है जो डिस्क होती है, यानी कि इसका दूसरा नाम है डिस्क इंसुलेटर इसी कारण से। तो देखिएगा इसके बारे में देख सकते हैं आप। इस इंसुलेटर का उपयोग जो किया जाता है 33 kV या इससे भी अधिक वोल्ट वाली लाइनों के लिए किया जाता है। और क्वेश्चन में दिया गया था कि उच्च वोल्ट हाई वोल्टेज के लिए। तो ये देखिएगा ये किया जाता है आपको 33 kV या इससे भी अधिक वोल्ट वाली लाइनों में किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। इसमें प्रत्येक डिस्क में 11 kV के लिए डिजाइन की हुई होती है। ये जो डिस्क होती है 11 kV के लिए डिजाइन की हुई होती है। तो आप सभी को समझ आ गया होगा ये हाई वोल्टेज के लिए किया जाता है, यानी कि 33 kV या इससे भी अधिक के लिए इसका यूज किया जाता है। और ये इसका जो दूसरा नाम है वो होता है डिस्क इंसुलेटर, और ऐसे इसका है सस्पेंशन इंसुलेटर। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट। जो नेक्स्ट दिया गया आपका कौन सा, स्टे इंसुलेटर। तो स्टे इंसुलेटर देखिएगा इस प्रकार से होता है। इसमें ये वायर यहाँ से ऊपर की तरफ हो जाता है, एक नीचे की तरफ यहाँ से न्यू लग जाता है। तो देखिएगा ये इंसुलेटर होता है जिससे कि इसमें आपका जो करंट होता है नीचे तक नहीं आ पाता है, यहीं से आपका करंट बंद हो जाता है, यानी कि तो ये स्टे इंसुलेटर कहलाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट देखिएगा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा पिन इंसुलेटर, जिसमें देखिएगा ये तो सिंगल यानी कि डबल साइडेड पिन इंसुलेटर है, और ये आपका है ट्रिपल साइडेड, यानी कि 1 2 3 हो गई, इसमें 2 हो गई तो डबल हो गई। तो पिन इंसुलेटर होता है जो इसका यूज किया जाता है, इसको आप देख सकते हैं। इस इंसुलेटर का यूज उपयोग जहाँ लाइन सीधी हो, यानी कि यहाँ पे देखिएगा जो लाइन सीधी खींची जाती है वहाँ पे इसका यूज किया जाता है। इस तरीके से इसके ऊपर होके जो वी आकार क्या करती है इसमें से वायर सीधा गुजर जाता है। तो देखिएगा इसका जो यूज किया जाता है सीधी लाइन में वहाँ पर किया जाता है, और इसका उपयोग 22 kV तक की लाइनों में किया जा सकता है, यानी कि 22 kV तक की लाइनों में इसका यूज किया जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो दिया गया है वो देखिएगा यहाँ पे दिया गया है साइकिल इंसुलेटर। कौन से दिया गया है, साइकिल इंसुलेटर। तो देखिएगा यहाँ पे देखिएगा साइकिल इंसुलेटर होता है। तो ये आप देख सकते हैं इन इंसुलेटर का उपयोग लाइनों के अंतिम खंभों में जहाँ पर लाइन मुड़ रही हो वहाँ पर किया जाता है। तो देखिएगा यहाँ पर अंतिम में भी किया जाता है जहाँ समाप्त हो रही है लाइन, और जहाँ से आपको घुमाना हो वहाँ पर भी इसका यूज किया जाता है साइकिल इंसुलेटर का। तो आप सभी के अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आपके सस्पेंशन इसमें आंसर होगा क्योंकि इसमें हाई वोल्टेज के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा आपके ये ऑप्शन दिए गए, मैंने आपको अच्छे तरीके से चित्र के द्वारा समझाया गया है। तो आपका सस्पेंशन जो इंसुलेटर होता है इसका यूज आपका हाई वोल्टेज पारेशन के लिए किया जाता है, 33 kV या इससे भी अधिक के लिए किया जाता है। इन सभी के बारे में बता दिया गया किस प्रकार से यूज किया जाता है। तो देखिएगा यहाँ पे जो आंसर दिया गया था उस टाइम, यानी कि जो एग्जाम हुई थी उस टाइम जो आंसर दिया गया था आपका पिन इंसुलेटर दिया गया था, लेकिन आपका ये गलत है। तो यहाँ पे कौन सा आएगा आपका सस्पेंशन इंसुलेटर, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, जबकि उस बार आपका गलत आंसर दिया गया था विभाग के द्वारा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ट्रांसफार्मर का कौन सा भाग सर्वाधिक तापित होता है। तापित का मतलब क्या होता है कि गर्म होता है। ट्रांसफार्मर का कौन सा भाग है जो सबसे ज़्यादा गर्म होता है, वाइंडिंग होती है वो ज़्यादातर गर्म होती है ट्रांसफार्मर में। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। वाइंडिंग आप सभी को मालूम है कितने प्रकार की होती है, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज होती है, जिसे कि प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग भी कहा जाता है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ट्रांसफार्मर प्रवेश करने वाली वायु में नमी सोखने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। देखिएगा ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में आता है, तो आप सभी इसको एक बार देख लेंगे तो आपको पूरे इसके बारे में जो भी डाउट होंगे आपके सबके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो देखिएगा ट्रांसफार्मर में प्रवेश करने वाली वायु से नमी सोखने के लिए निम्न में से किसका यूज किया जाता है। आप सभी को मालूम होगा सिलिका जेल का यूज किया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बारे में देख लेते हैं। यानी कि सिलिका जेल होती है, इसका दूसरा नाम भी यानी कि सिलिका जेल होती है, वो ब्रीदर में भरे जाते हैं, जो कि एक डिब्बी यानी कि
होती है उसमें भरा जाता है ये। तो देखिएगा ब्रीदर में यह रखा हुआ होता है जिसमें आपका सिलिका जेल भरा जाता है, और ब्रीदर को क्या कहा जाता है, श्वासक भी कहा जाता है। आ गया होगा आपके समझ में, यानी कि ब्रीदर को श्वासक भी कहा जाता है। अब इसके बारे में आप देख सकते हैं सिलिका जेल के बारे में। ट्रांसफार्मर में वायुमंडलीय नमी के प्रवेश को रोकने के लिए ब्रीदर का उपयोग किया जाता है। इसमें सिलिका जेल भरी जाती है ब्रीदर में। शुष्क सिलिका जेल का रंग आपका सफ़ेद या गुलाबी होता है तथा नमी को अवशोषित करने के बाद इसका रंग आसमानी या नीला हो जाता है। जैसा कि बिल्कुल फ्रेश होती है तो इसका रंग होता है वो देखिएगा आपका सफ़ेद या गुलाबी होता है, तथा नमी सोख लेने के बाद इसका जो रंग होता है वो आपका आसमानी या नीला हो जाता है। तो देखिएगा कंजर्वेटर यानी कि संरक्षक कहा जाता है। कंजर्वेटर क्या कहता है, संरक्षक। तो इसमें देखिएगा इसका संयोजन होता है, यानी कंजर्वेटर से जुड़ी हुई होती है इसमें। तो देखिएगा इसका जो पुनरावृत्त इसे मतलब पुनर्परिवर्तित करने के लिए प्रकाश में सुखाया जाता है, उसके बाद में इसे दोबारा से यूज लिया जा सकता है, यानी कि सही हो जाती है। तो इसमें आप सभी को समझ आ गया होगा। इसके बारे में जो भी क्वेश्चन थे उन सभी के बारे में हमने चर्चा कर ली गई है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सुचालक कहलाने वाले पदार्थ का निम्न में से कौन सा गुण नहीं है, यानी कि कौन सा गुण नहीं है। तो देखिएगा यहाँ पे उच्च प्रतिरोध नहीं है, ये तो आप देखते ही कर देंगे, यानी कि उच्च प्रतिरोध नहीं होना चाहिए चालक पदार्थ कहलाने के लिए। तो आप सभी को मालूम होगा चालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, अर्धचालक में 4 होती है, कुचालक में 8 होती है। तो इस तरीके से आपको मालूम होगा पहले से ही। फिर देखता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एनी कोड ऑफ इंडिया के अनुसार न्यूट्रल का रंग कोड होता है। तो सबसे पहले देखिएगा एनी है क्या, इसकी फुल फॉर्म देख लीजिएगा। एनी होती है, इसका मतलब नेशनल इलेक्ट्रिक कोड होता है। क्या होता है, नेशनल इलेक्ट्रिक कोड होता है। और एक इसी तरह से होता है आपका IER, जिससे बोलता है भारतीय वैद्युतिक नियम। अब हम इसके बारे में देखिएगा न्यूट्रल का रंग कोड क्या होता है। इसमें देखिएगा इसमें पूछा जा रहा है न्यूट्रल का। तो न्यूट्रल का देखिएगा आपका होगा कौन सा, काला। लाल आपका क्या होगा, फेज का होगा, ठीक है ना। हरा आपका अर्थिंग का होगा। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानव शरीर की गीली त्वचा का प्रतिरोध की सीमा में होता है। देखिएगा ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, यानी कि मानव शरीर की गीली त्वचा का प्रतिरोध की सीमा कितनी होती है। तो यहाँ पे देखिएगा गीले शरीर की जो त्वचा का प्रतिरोध होता है वो देखिएगा आपका होता है 1 किलो ओम। कितना होता है, 1 किलो ओम। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आप देख सकते हैं भूमि प्रतिरोध होता है, जैसे यहाँ पे आप न्यूनतम से न्यूनतम यानी कि कम होता है। पहाड़ी के लिए 8 ओम होता है, मानक प्रतिरोध के लिए 1 किलो ओम है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सूखी जो त्वचा का प्रतिरोध 6 से 7 लाख ओम तक के समथिंग होता है। तो इस तरीके से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्लेट अर्थिंग में 2 समांतर प्लेटों के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। यानी कि अर्थिंग में समांतर प्लेट लगाई जाती है, किसके लिए लगाई जाती है, प्रतिरोध के मान को कम करने के लिए ज़्यादा संख्या में लगाई जाती है। तो यहाँ पे देखिएगा उनके मध्य की जो दूरी होती है वो कितनी होनी चाहिए। तो ये देखिएगा आपकी होनी चाहिए 8 मीटर। यह आपको लेना है, क्योंकि यहाँ पे 2 प्रकार, यानी कि अर्थिंग के लिए आप जो प्लेट यूज करते हैं वहाँ पे 2 धातु होती है। एक तो होती है आपकी तांबे की और एक होती है आपकी की। जी क्या बोला जाता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन। तो इसमें देखिएगा आपकी जो तांबे की होती है जो उसका साइज यानी कि लिया जाता है। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपके आते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा तांबे का आपका होगा कौन सा, तांबे का होगा आपका यहाँ पे देखिएगा साइज 60 × 60 × 3.15 mm होता है। जबकि आप GI की यूज की जाती है तो उसमें भी आपका 60 होगा × 60 होगा, लेकिन आप 6.30 होगा। कितना होगा, 6.30। ये आप सभी को याद रखना होगा, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पदार्थ की द्विवैधिक प्रबलता पर निर्भर होती है, यानी कि किस पर निर्भर होती है। ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें आपको देखना है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से देखना है कि किस प्रबलता पर निर्भर होती है। तो देखिएगा ये होती है आपकी जो दिए गए हैं, प्रयुक्त प्रबलता पर भी, मोटाई पर भी, इलेक्ट्रोड की आकृति पर, माध्यम पर, इन सभी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका इन सभी। किस पर होती है, इन सभी पर, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गया है, LVDT का आउटपुट के रूप में होता है, यानी कि आउटपुट के रूप में होता है। तो ये देखिएगा आपका यहाँ पे होता है कोर का रैखिक विस्थापन। कौन सा होगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा।
इसमें आप देख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सोलर सेल से अधिकतम शक्ति का शॉर्ट सर्किट धारा तथा ओपन सर्किट वोल्टता के गुणनफल के अनुपात का कहलाता है। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनके बारे में अच्छी तरीके से देख लीजिए। एक तो आपको दिया गया फॉर्म फैक्टर, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि वोल्टेज आरएमएस मान बटे आपका होगा यहाँ पे वोल्टेज एवरेज AVG। ठीक है, इस तरीके से होता है। और इसका जो मान होता है यानी फॉर्म फैक्टर का होता है आपका 1.11, कितना होगा 1.11। इसी तरीके से देखिएगा आपका होता है पीक फैक्टर। कौन सा पीक फैक्टर, तो इसको भी आप देख सकते हैं। पीक फैक्टर होता है, इसको देखिएगा, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं इसका। देखिएगा पीक फैक्टर को आप लिखते हैं VRMS बटे आपका होगा यहाँ पे V एवरेज। इसमें होगा आपका यहाँ पे देखिएगा, इसमें देखिएगा आपका होगा यहाँ पे देखिएगा VM मैक्सिमम बटे VRMS। तो यहाँ पे देखिएगा VM बटे VN बटे √2। तो ये आपका ये कट जाता है, √2 ये 2 यहाँ पे बच जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा पीक फैक्टर का जो मान होगा आपका वो हो जाएगा 1.414, यानी कि √2 का जो मान होता है, √2 का जो मान होता है वो होता है 1.414। इस तरीके से पीक फैक्टर का हो गया आपका 1.414 होता है और फॉर्म फैक्टर का 1.11 होता है। इसके बाद में देख सकते हैं आपके RMS मान होता है, इसमें भी देखिएगा आपका होता है मैक्सिमम वोल्टेज बटे √2 होता है। इसके बाद में एवरेज होता है, हो जाएगा 2 वोल्टेज बटे आपका पाई हो जाएगा। तो इसको देख लेना। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो आपने देखा होगा, ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से देखिएगा यहाँ पे जो आपका आंसर दिया गया था, यानी कि जो आंसर दिया गया था फिल फैक्टर दिया गया था, लेकिन देखिएगा ये मैंने अभी तक देखा नहीं है और इन सभी के बारे में बता दिया गया है। तो ये कन्फर्म, यानी कि इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं यानी कि गलत ऑप्शन दिए गए थे, इसमें ऑप्शन गलत दिए गए थे, इसका आंसर कोई भी नहीं होगा। तो इसमें जो माना था वो माना था फिल फैक्टर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें फिल फैक्टर माना है लेकिन ये शायद हमने नहीं देखा है, तो मेरे को नहीं लगता ये आंसर होगा। फिर भी हम इस क्वेश्चन को देख लिएगा, इसमें आपका आंसर ई माना था लेकिन ये नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अर्धचालक में किस प्रकार का इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है? अर्धचालक में किस प्रकार का इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है? तो इसमें देखिएगा आपके होता है अर्धचालक में संयोजी। कौन से होते हैं? सहसंयोजी। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे ई, सहसंयोजी होते हैं। क्योंकि संयोजक होता है उसमें अर्धचालक होता है, धात्विक होता है, धात्विक में आपके चालक होता है, यानी कि सहसंयोजक में आपके अर्धचालक होता है, धात्विक में आपके चालक होता है और आयनिक बंध में आपके रासायनिक, जैसे कि बैटरी में होता है रासायनिक बंध, इस प्रकार से होता है। तो आप सभी का ऑप्शन ई इसमें आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वायरिंग संस्थापन में प्रयुक्त समस्त प्लग और सॉकेट आउटलेट वाले होने चाहिए। यानी कि वायरिंग संस्थापन में प्रयुक्त समस्त प्लग और सॉकेट आउटलेट वाले होने चाहिए, यानी कि 2 पिन 3 पिन, इन सभी का आपको देखना है। तो यहाँ पे देखिएगा 3 पिन वाले, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 5 एम्पियर की एक सर्किट दर के लिए सही टिन तांबे के तार का आकार क्या होगा? तो यहाँ पे देखिएगा आपका ये होगा, वो होगा 35 SWG। ये आपको याद रखना है, कितना? 35 SWG होगा। कई बार आपने देखा होगा चालक तार का जो व्यास दिया जाता है हमेशा मीट्रिक पद्धति में दिया जाता है, यानी कि mm में। तो यहाँ पे देखिएगा चालक तार का व्यास मीट्रिक पद्धति में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 35 SWG का यूज किया जाता है आकार में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मध्य स्तर के लोड के लिए सुरक्षात्मक उपकरणों का फ्यूजिंग फैक्टर है, यानी कि फ्यूजिंग फैक्टर क्या है? तो देखिएगा यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से देखना है। तो देखिए मध्यम स्तर के लोड के लिए सुरक्षात्मक उपकरणों का फ्यूजिंग फैक्टर आपका होता है 1.45। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्यूजिंग फैक्टर यानी कि गलन कारक न्यूनतम गलन धारा बटे निर्धारित धारा के अनुसार होता है, यानी कि न्यूनतम गलन धारा के अनुसार। तो इसमें आपका होगा 1.45। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बाजार में उपलब्ध कंड्यूट की मानक लंबाई कितनी होती है? यानी कि इसकी मानक लंबाई कितनी होती है? तो ये देखिएगा इसमें आपकी होती है 3 मीटर। कितनी? 3 मीटर होती है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। 3 मीटर आपकी इसमें लंबाई होती है, जिससे कि लगभग 10 फुट होती है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक सोल्डरिंग काम में इस्तेमाल होने वाली टिन लीड मिश्र धातु सोल्डर तार पर पिघलता है, यानी कि कितने सेंटीग्रेड तापमान पर पिघलता है। तो ये देखिएगा आपको यहाँ पे 183, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, यानी कि इसके बारे में भी आप देख सकते हैं 183 डिग्री पर होगा। उसमें देखिएगा आपका यहाँ पे होगा टिन प्लस क्या होगा, टिन प्लस शीशा यानी कि लेड। ये इसमें देखिएगा आपके यहाँ पे 63 होगा प्लस आपका ये 37 होगा। टिन को आपको किससे दर्शाते हैं, SN से, और आपका जो शीशा होता है यानी लेड होता है इसको आप दर्शाते हैं PB से। इस प्रकार से देखिए अगर आपका 63 कितना होगा, अगर आपका यहाँ पे देखिएगा 63 और 37 होगा मान, तो आपका आएगा 183, यानी कि 63 प्लस 37 मान है तो आपका आंसर इसमें 183 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो आपका ऑप्शन ए सही आंसर है। अगर यहाँ पे देखिएगा आपका 60 और कितना होता है 40, 60 और 40 होता, तो यहाँ पे देखिएगा आपका जो मान होता है वो होता है 185 डिग्री। कितना होता है 185, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन ज़्यादातर आपका 183 आता है तो आपका ऑप्शन ए सही आंसर होगा। फिर देखता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आमतौर पर ड्यूअल स्टार्टर का उन मोटरों के लिए उपयोग किया जाता है जिन्हें नीचे रेट किया गया है। पहले ड्यूअल स्टार्टर की फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ पे देखिएगा इसको बोला जाता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। क्या बोला जाता है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। तो इसमें देखिएगा ये किया जाता है कितने किलो वाटेज में, तो ये देखिएगा ये आपका किया जाता है 5 किलोवाट, यानी कि ऑप्शन दिया गया है आपका बी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कैपेसिटिव रिएक्शन के विपरीत अनुपात में है, यानी कि किसके विपरीत अनुपात में है। तो यहाँ पे देखिएगा कैपेसिटिव रिएक्शन यानी कि आपने देखा होगा जो कैपेसिटिव रिएक्शन यानी कि कैपेसिटिव प्रतिघात होता है, उसमें देखिएगा आपका होता है XL बराबर 1/2πfc। तो यहाँ पे पूछा गया है किसके विपरीत अनुपात में होता है, तो ये देखिएगा 2π और यहाँ पे आपका नियत मान होता है तो f देखिएगा यहाँ पे इसके विपरीत है। तो यहाँ पे कौन से दिया गया है, इनमें से देख सकते हैं आप, ये दिया गया आपका फ्रिक्वेंसी। कौन सा दिया गया है, फ्रिक्वेंसी, यानी कि ऑप्शन सी, जबकि आपका कैपेसिटर नहीं दिया गया है इसमें, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे फ्रिक्वेंसी के। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। फिर देखता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ओवरहेड टेलीफोन तार है, यानी कि ओवरहेड होता है उसमें टेलीफोन तार होता है। आप देखिएगा ज़्यादा ओवरहेड आते हैं आप यहाँ पे कर देता है ACSR कंडक्टर, जो कि मैंने आपको कम्युनिटी टैब में भी क्वेश्चन डाला था जिसमें आपने ज़्यादातर यही आंसर दिया था। लेकिन देखिएगा ओवरहेड टेलीफोन तार के लिए जो यूज किया जाता है वो किया जाता है स्टील वायर। कौन सा किया जाता है, स्टील वायर। तो ऑप्शन ई आपका सही आंसर होगा। इसकी फुल फॉर्म आप देख सकते हैं एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड होता है, यानी कि ACSR की। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा स्टील के तार। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इंडक्शन और रेडिएक्शन के कारण समीक्षा रेखा में कम हो जाता है, तो यहाँ पे देखिएगा न्यूनतम हो जाता है। कौन सा, न्यूनतम। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया जब ACR ऑफ हो जाता है तो सर्किट में करंट है, यानी कि करंट कितना होता है। तो यहाँ पे देखिएगा ACR होता है, देखिएगा सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है ACR की फुल फॉर्म में। क्या, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर ACR की फुल फॉर्म होती है। तो ये देखिएगा यहाँ पे होगा आपका छोटे रिसाव का करंट। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन गया है 1200 टन के प्राथमिक कोयल के साथ और 120 टन के द्वितीय कोयल के साथ एक ट्रांसफार्मर में 240 वोल्टेज से इसके प्राथमिक से जुड़ा हुआ है, तो आउटपुट वोल्टेज क्या है। इसको आपको हल करना है। यहाँ पे एक फार्मूला आपको हमेशा याद रखना है, जैसे कि E2 या वोल्टेज बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे आपको याद करना होगा हमेशा V2/V1 बराबर N2, यानी कि टर्नों की संख्या सेकेंडरी, यहाँ पे आपके प्राइमरी हो जाएंगे टर्नों की संख्या प्राथमिक, और एक और होता है आपका यहाँ पे करंट। तो ये देखिएगा इसके विपरीत होता है I1/I2। इस तरीके से फार्मूला याद करना होगा। तो इसमें देखिएगा इसमें आपका मान दिया गया टर्नों की संख्या 1200, कितनी है 1200, और द्वितीयक में दी गई 120 टर्न। तो यहाँ पे आपके टर्न हो जाएंगे, द्वितीयक कितने है 120/N1 1200, और दी यहाँ पे देखिएगा एक ट्रांसफार्मर में 240 वोल्टेज है, कितनी है
240 वोल्टेज। तो 240 आप देखिए यहाँ पे रख दीजिएगा, यहाँ पे तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। तो ये देखिएगा इस तरीके से आपको यहाँ पे ये मान रख लेना है। तो यहाँ पे देखिएगा आपका हो जाएगा यहाँ पे 240 इंटू 120/1200। तो यहाँ 20 से 20 काट देंगे, 12 से 12, कितने बच जाएगा आपका 24 वोल्टेज। कितना होगा 24 वोल्टेज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा 24 वोल्टेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ट्रांजिस्टर की तरह कार्य करने वाला सेमीकंडक्टर उपकरण है। तो ये देखिएगा जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से देखिएगा यूजेटी है। कौन सा है? यूजेटी। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, जिसमें आप देखिएगा 3 होता है आपके, बेस 1, बेस 2 और आपका एक होता है इमीटर, उत्सर्जक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, घूमने वाली विद्युत डीसी मशीनों की गति को द्वारा मापा जाता है। तो देखिएगा डीसी मशीनों की जो गति होती है घूमने वाली, उसको जो मापा जाता है टैकोमीटर से। किससे? टैकोमीटर से। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है एकदम से। आप अदर के बारे में देख सकते हैं, मल्टीमीटर, इसके माध्यम से आप इसको देखिएगा। मल्टीमीटर को क्या बोला जाता है? AVO, जिसमें आपके एम्पियर, वोल्टेज, ओम मीटर भी कहते हैं इसको। ये आपका ऊर्जा मीटर होता है, इसको KWH यानी कि एक समकालन प्रकार का यंत्र है। और आपका होता है मेगर में आप देखिएगा PMMC के समान, यानी कि इसके सिद्धांत पर यह कार्य करता है, परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल के सिद्धांत पर। इसमें देखिएगा अधिकतम प्रतिरोध मापने के लिए मेगर का यूज किया जाता है, यानी कि इंसुलेशन मापने के लिए। तो इसके बाद में टोंग टेस्टर आपने देखा होगा, टोंग टेस्टर का यूज किया जाता है वैद्युतिक राशि की उपस्थिति को देखने के लिए, यानी कि उपस्थिति को दर्शाता है। ये देखिएगा इस प्रकार से होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको यूँ, और एक आपका यहाँ पे ये होता है, इसके अंदर लगा हुआ होता है। तो देखिएगा ये आपके समझ आ गया, इसमें आपका ऑप्शन सी सही आंसर है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पोल के शीर्ष से चलने वाला एक गय तार आसन पोल के शीर्ष के नीचे एक बिंदु पर जाता है, तो इसे कहते हैं, यानी कि क्या कहा जाता है। तो ये देखिएगा गय का अभी बताया था कि जो अंडाकार आकृति होती है उसी को क्या बोला जाता है? गय तार, यानी कि स्टे वायर की तरह। तो इसमें देखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका हेड गय, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बिजली के सर्किट के लिए आवश्यक तांबे के कंडक्टर का न्यूनतम आकार कितना है, यानी कि तांबे के कंडक्टर का न्यूनतम आकार कितना है। तो ये देखिएगा आपका 1.5 वर्ग मिमी होता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। और एल्युमिनियम का देखिएगा, यहाँ पे तांबे का पूछा गया तो 1.5 होता है, जबकि एल्युमिनियम का देखिएगा, एल्युमिनियम का होगा आपका 2.5 वर्ग मिमी। एल्युमिनियम के लिए क्या होगा? एल्यूमिनियम 2.5 वर्ग मीटर होता है, यानी कि मिलीमीटर, जबकि आपका तांबे के लिए 1.5 होता है। तो इसमें तांबे का पूछा जा रहा है तो तांबे का होगा आपका 1.5 वर्ग मिमी होगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 6 वोल्टेज का EMF स्रोत पूरी तरह से प्रतिरोधी लैंप के साथ जुड़ा है तो 2 एम्पियर का प्रवाह देता है, तो सभी तारों के प्रतिरोध मुक्त है, तो लैंप का प्रतिरोध क्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा आपको मालूम होगा R बराबर होता है, यानी कि प्रतिरोध रेजिस्टेंट V/I। तो आपको वोल्टेज का मान कितना दिया गया है? यहाँ पे वोल्टेज का मान दिया गया 6 बटे एम्पियर कितनी दी गई? 2। अब इसे हल कर लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 तिया 6, यानी कि 3 ओम। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। कौन सा है आपका यहाँ पे? ऑप्शन बी। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, सबसे नॉर्मल क्वेश्चन है इस पेपर का, तो ऑप्शन बी इसमें आंसर था। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, ट्रांसफार्मर को निर्धारित करने के लिए ओपन सर्किट परीक्षण किया जाता है, यानी कि आप सभी को मालूम होगा यहाँ पे 2 तरह की लॉसेज होती है, एक तो एडी करंट होता है और दूसरा होता है आपका हिस्टेरिस। इसमें देखिएगा जो एडी करंट होता है इसमें क्रोडो को पटलित करके इसके हानि को कम किया जाता है, जबकि हिस्टेरिस को कम करने के लिए आपने देखा होगा सिलिकॉन मिलाया जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा नो लोड लॉसेज, यानी कि आयरन लोड पर होता है। तो ये आयरन लोड 2 प्रकार से होता है, ये आपको मैंने बता दिया, एडी करंट और हिस्टेरिस। तो इसमें होगा आपका एडी करंट। कौन सा होगा? एडी करंट। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, AC के औसत मूल्य के RMS मूल्य का अनुपात को कहा जाता है, यानी कि RMS को क्या बोला जाता है? इसकी फुल फॉर्म होती है √-2, यानी कि प्रभावी मान। तो इसमें देखिएगा, इसमें मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन आया था उसमें बता दिया था, यानी कि फॉर्म फैक्टर होता है, इसका मान 1.11 होता है, जबकि पीक फैक्टर का 1.414 होता है। और भी आप देख सकते हैं औसत मान का आपने देखा होगा, यहाँ पे होगा आपका मैक्सिमम वोल्टेज इंटू 0.637 होता है। तो इस तरीके से देखिएगा, इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ई, फॉर्म फैक्टर,
यानी कि एवरेज के औसत मूल्य के और आरएमएस मूल्य का अनुपात जो होगा वो होता है फॉर्म फैक्टर 1.11 इसका मान होता है। तो ऑप्शन ई आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, औद्योगिक अनुप्रयोगों में स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर को इसके लिए प्राथमिकता दी जाती है, यानी कि किसके लिए प्राथमिकता दी जाती है। तो यहाँ पे देखिएगा गिलहरी जो पिंजरा प्रेरण मोटर होती है इसकी संरचना यानी कि गिलहरी के पिंजरे के आकार की होती है, इस कारण से इसका नाम रखा जाता है गिलहरी पिंजरन प्रेरण मोटर। तो देखिएगा इसमें आपकी ब्रूस स्लिपरिंग नहीं होती है, यानी कि इनमें इनकी ज़रूरत नहीं होती है। तो इसमें देखिएगा यहाँ पे दिए गए कम रख रखाव की आवश्यकता, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। और सभी होता है उच्च टॉर्क भी होता है, गति के नियंत्रण यानी कि प्राथमिकता दी जाती है। तो ये देखिएगा यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन सी कम रखाव कम। यहाँ पे देखिएगा फिर से क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसमें फिर से देख लीजिएगा 70 नंबर का क्वेश्चन है, 27.0.8 कट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, औद्योगिक अनुप्रयोग में स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर को इसके लिए प्राथमिकता दी जाती है, यानी कि किसके लिए प्राथमिकता दी जाती है जो ऑप्शन में दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिएगा आप सबसे पहले स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, इसको देखिएगा इसका जो नाम है जो वो पड़ा है गिलहरी के पिंजरे के आकार का, इसका जो मोटर की जो वाइंडिंग होती है यानी कि संरचना होती है उसी कारण से इसका नाम पड़ा है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। इसमें देखिएगा ब्रूस भी नहीं होती, स्लिपरिंग भी नहीं होती है। तो इसमें देखिएगा आपका होगा ऑप्शन सी कम रख रखाव की ज़रूरत होती है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। फिर देखिएगा श्रृंखला प्रतिरोधी कैपेसिटर सर्किट में है, तो यहाँ पे देखिएगा आपका होगा यहाँ पे करंट वोल्टेज को निर्धारित किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। करंट वोल्टेज को निर्धारित करता है, सिक बैंड को चिह्नित करता है उसे कहते हैं। तो ये देखिएगा इसको जो कहा जाता है वो कहा जाता है बैंड स्टॉप फिल्टर, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक ट्रांजिस्टर में कलेक्टर क्षेत्र बनाया जाता है, यानी कि ये क्वेश्चन आपने देखा होगा बहुत से एग्जामों में बार बार पूछा जाता है। तो इसमें देखिएगा उत्सर्जक क्षेत्र से बड़ा, यानी कि एम मीटर से बड़ा होता है, ई मीटर यानी कि उत्सर्जक क्षेत्र से बड़ा। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन बी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एपीटी के संदर्भ में पिच ऑफ क्षेत्र है, तो ये देखिएगा आपका यहाँ पे होगा सेंचुरन क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन ए। कौन सा होगा? ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। इसको क्या बोल सकते हैं आप? संतृप्त क्षेत्र। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। इसमें देखिएगा आपका यहाँ पे होता है ड्रेन भी होता है, स्रोत भी होता है और गेन भी होता है एपीटी में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कम प्रतिरोध वाले मानकों के इस्तेमाल के लिए सटीक तरीके से मापा जाता है, यानी कम प्रतिरोध के मान को ज्ञात करने के लिए। तो इसमें देखिएगा इसमें जो यूज किया जाता है केल्विन सेतु, यानी केल्विन डबल ब्रिज, यानी कौन सा होगा आपका? ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। यानी कि प्रतिरोध को लिए मेगर के लिए आपका इंसुलेशन प्रतिरोध मापा जाता है, और इसमें देखिए न्यूनतम मान का प्रतिरोध मापा जाता है केल्विन डबल ब्रिज से। और वेन जो आपका दिया गया है यानी कि वेन ब्रिज, इसमें देखिएगा फ्रिक्वेंसी का मापन किया जाता है। और आपने देखा होगा मल्टीमीटर में आपके एम्पियर, वोल्टेज, ओम ये आते हैं। ओम मीटर में आपका प्रतिरोध का, मेगर में देखा होगा आपने इंसुलेशन का प्रतिरोध मापा जाता है। तो इस तरीके से इसमें आपको देखिएगा ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है माप की सबसे छोटी इकाई है जिसे किसी भी उपकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है, यानी कि माप की जो सबसे छोटी इकाई होती है जो उपकरण के द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो इसमें देखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रेजोल्यूशन, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रिक्त स्थान के लिए ईएमएफ के स्रोत की आवश्यकता होती है, यानी कि ईएमएफ के स्रोत की आवश्यकता किसके लिए होती है? तो ये देखिएगा आपकी होती है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करने के लिए आपके ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे होगा आपका इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करने के लिए। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका यहाँ पे देखिएगा, अगर 1 किलो ओम, 2 किलो ओम, 7 किलो ओम के 3 रजिस्टरों को एक सीरीज में 30 वोल्टेज की सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है तो कुल प्रतिरोध और करंट होता है, यानी कि प्रतिरोध और करंट कितना होगा? तो इसमें देखिएगा यहाँ पे करंट भी ज्ञात करना है और वोल्टेज भी, यानी कि करंट और आपका टोटल प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध। इसमें देखिएगा आपका जो श्रेणी होता है इसमें आपका जो भी प्रतिरोध होता है उसको टोटल कर दिया जाता है, तो आपका टोटल प्रतिरोध हो जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा पहले तो टोटल कर दीजिएगा आप, यानी कि RT टोटल प्रतिरोध ये होगा आपका 7, 2, 9 और 1, 10, यानी कि 10 किलो ओम। 10 किलो ओम आपका टोटल
प्रतिरोध आ गया, तो इसमें हो जाएगा आपको जो 10 आ रहा है इस ऑप्शन में देखना है। लेकिन इसी के साथ में क्या ज्ञात करना है, धारा, यानी कि आई बराबर होगा आपका क्या, V/R, आई बराबर V/R। तो देखिएगा वोल्टेज का मान यहाँ पे दिया गया है 30 बटे टोटल रेजिस्टेंट हो गया आपका 10 किलो ओम, तो यहाँ पे क्या दिया गया है 10। अब देखिएगा इसको हल करोगे आप तो यहाँ पे आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3 मिली एम्पियर, क्या आएगा 3 मिली एम्पियर आपका आ जाएगा। यानी कि आप इसको काटोगे 3 आ गया आपका। फिर देखिएगा अब आपका जो दिया गया है यहाँ पे यानी है कि किलो ओम में दिया गया था, यानी कि रेजिस्टेंस का मान किलो ओम में, किलो ओम में होता है आपके कितने 10⁻3। तो आप देखिएगा 10⁻3 होते हैं ना आपके यहाँ पे। तो अब देखिएगा इसको आप ऊपर ले जाओगे तो यानी कि ये हो जाएगा माइनस का, क्या हो जाएगा माइनस में, तो 3 × 10⁻³ एम्पियर। अब देखिएगा आप इसको जो 10⁻³ है इसको आप बोल सकते हैं 3 मिली एम्पियर, यानी कि -3 मान होता है वो मिली का होता है। तो यहाँ पे होगा आपका 3 मिली एम्पियर, जो कि ऑप्शन दिए गए इनमें से होगा आपका ऑप्शन सी। कौन सा होगा, ऑप्शन सी। तो इस तरीके से देखिएगा आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 10 किलो ओम 3 मिली एम्पियर आपका सही आंसर होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सरल वोल्टाइक बैटरी का निगेटिव इलेक्ट्रोड या एनोड का बना होता है, यानी कि किसका बना हुआ होता है। तो ये देखिएगा आपका ये जो बना हुआ होता है जिंक का बना हुआ होता है, किसका, जिंक का। इसमें देखिएगा वैद्युत अपघट्य के रूप में आप CuSO4 का भी भर सकते हैं और H2SO4 का भी। अब विद्युतिक अपघट्य इसमें भरते हैं। वोल्टेज का मान देख सकते हैं, इसका जो वोल्टेज का मान होता है यानी कि वोल्टाइक बैटरी में, तो इसमें देखिएगा इसका होता है 1.08 वोल्टेज। कितना होता है, 1.08 वोल्टेज, ये इसका मान होता है। और इसमें देखिएगा तांबे का एनोड होता है और कैथोड होता है जो आपको पता होगा, यानी कि जिंक का होता है। तो ऑप्शन बी आपका इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सी एक गीली बैटरी वेट सेल है, यानी कि गीली बैटरी वेट सेल है। लेड एसिड, ये ऑप्शन दिया गया, इनमें से आपको देखना है। तो यहाँ पे देखिएगा आपका होगा लेड एसिड बैटरी, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। और इसमें गोल भरा हुआ होता है H2SO4 का, किसका, H2SO4 का। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको जो पिछला क्वेश्चन बताया था उसमें भी आपका कौन सा था, H2SO4 का ही था उसमें भी, और CuSO4 का। और इसमें भी आपका भरा जाता है वो देखिएगा H2SO4 का गोल भरा हुआ होता है। तो देखिएगा इसका दूसरा नाम भी इसका दूसरा नाम है वो देखिएगा सीसा संचायक, क्या होता है, सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल भी इसका दूसरा नेम है। तो देखता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपका ऑप्शन ए है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, ऐसे पदार्थ जिन्हें आसानी से चुंबकीय किया जा सकता है और काफ़ी मजबूत चुंबक बनाया जा सकता है। तो ये देखिएगा इसमें आपका होगा फेरोमैग्नेटिक, यानी कि ऑप्शन ए, जिसमें आपका निकिल, कोबाल्ट, आयरन आता है, यानी कि चुंबकशीलता का मान इकाई से ज़्यादा होता है इसमें। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ऐसा पदार्थ जिनमें उच्च अवरोधन होता है और उनका इस्तेमाल बनाने में किया जाता है, यानी कि जिनका उच्च अवरोधन होता है तो उनका इस्तेमाल किसको बनाने में किया जाता है। तो ये देखिएगा परमानेंट मैग्नेट होता है, कौन सा, ऑप्शन बी आपका इसमें सही आंसर होगा, जिससे बोला जाता है, यानी कि इसमें निग्रह बल लगाया जाता है, उच्च होता है निग्रह बल का मान। तो इसमें आपका होगा परमानेंट मैग्नेटिक, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चौक की वजह से ट्यूब लैम्प सर्किट का पावर फैक्टर होता है, यानी कि चौक की वजह से ट्यूब लैम्प सर्किट का पावर फैक्टर होता है। तो इसमें आपको देखना है। तो देखिएगा आपका जो चौक होता है यानी कि इंडक्टर होता है, इस तरीके से देखिएगा, इसमें आपका इस तरीके से ऊपर लगा हुआ होता है। तो ये आपका हो गया कौन सा, चौक। इसमें देखिएगा चौक भी आपका इंडक्टिव की ही तरह कार्य करता है। तो इंडक्टिव का आपका जो मान होता है वो लैगिंग की तरह होता है, यानी कि लैगिंग में कार्य करता है। तो यहाँ पे इसका भी मान देखिएगा किस में होगा, लैगिंग में होगा, यानी कि ये होगा लैगिंग में, जबकि लीडिंग में आपका अग्र होता है और यह पश्चगाम में होता है। तो इसमें देखिएगा आपका कौन सा होगा, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन ई आपका करेक्ट आंसर होगा इसमें, लैगिंग। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें आप देख सकते हैं चौक का जो कार्य होता है, यानी कि चौक का जो कार्य होता है वो देखिएगा, चौक को प्रारंभिक धारा को, चौक है ना जो प्रारंभिक धारा को नियंत्रित करने का काम करता है और वोल्टेज को बढ़ाता है, यानी कि धारा को कम करता है और वोल्टेज को बढ़ाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंडक्टेंस को किससे दर्शाया जाता है। देखिएगा मैंने ये क्वेश्चन देखा होगा, आपको कई बार रिपीट किया था जब आपका 24 को सेकंड शिफ्ट का पेपर था, उसमें आपको कई बार इसको बताया गया है। तो इसमें देखिएगा इंडक्टेंस को जो दर्शाया जाता है वो आपका दर्शाया जाता है एल से। किससे? एल से। जबकि इसकी इकाई होती है वो होती है हेनरी, और हेनरी को किससे दर्शाया जाता है? एच से। हेनरी को एच से और इंडक्टेंस को एल से दर्शाया जाता है। तो ये आप सभी को मालूम होगा। इसकी इकाई भी आप देख सकते हैं, वोल्ट कूलाम्ब होती है, यानी कि वेबर प्रति एम्पीयर भी होती है। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, धारिता से प्रभावित नहीं होता है, यानी कि इनमें से कौन सा है जो धारिता से प्रभावित नहीं होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कौन सा है? आवर्ती। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगर प्रत्येक 4 पिकोफैरेड के 2 कैपेसिटरों को एक सीरीज में जोड़ा जाता है तो उनकी कुल धारिता होती है। तो आप सभी को मालूम होगा कितनी होगी? इसमें 2 होगी, क्योंकि इसमें आपके रेजिस्टेंस का जो क्रम होता है इसके विपरीत होता है आपके इसमें कैपेसिटर में। तो आपको यहाँ पे देखिएगा इसका करेक्ट आंसर होगा 2 पिकोफैरेड। या इसको भी हल करके देख सकते हैं आप, यानी कि 2 कैपेसिटर है जिनका मान 1/4 + 1/4। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिएगा, यहाँ पे 1 + 1 करोगे तो 2/4 आ जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे 1/RT होता है, तो RT बराबर हो जाएगा आपका 4/2, तो 2 से 2 घाटा तो कितना आएगा? 2। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। फिर देखता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सीरीज रेजोनेंट सर्किट के लिए रेजोनेंस कर्व बनाम फ्रिक्वेंसी का प्लाट होता है, यानी कि प्लाट होता है। तो इसमें देखिएगा आपका होगा कौन सा? वोल्टेज। ऑप्शन ए, इसमें होगा वोल्टेज। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक 3 फेज वाले असंतुलित लोड में प्रत्येक फेज का पावर फैक्टर होता है, यानी कि इसमें क्वेश्चन दिया गया है एक 3 फेज वाले असंतुलित लोड में प्रत्येक फेज का पावर फैक्टर कितना होता है। तो ये देखिएगा, इनमें देखिएगा असंतुलित लोड को मापने के लिए इसमें 2 विधि होती है। कौन कौन सी विधि होती है? 2 वाट मीटर और 3 वाट मीटर का यूज किया जाता है। तो इसमें देखिएगा इनका जो मान होता है, यानी कि प्रत्येक फेज का जो पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है? अलग अलग होता है यहाँ पे। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है यहाँ पे। कौन सा? ऑप्शन सी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संकेतक प्रकार के विद्युतीय उपकरण का मूविंग सिस्टम के अधीन होता है। तो ये देखिएगा यहाँ पे आपके डिप्लेटिंग टॉर्क भी होता है, कंट्रोलिंग, ओवर डैम्पिंग, अंडर डैम्पिंग। तो यहाँ पे होगा इन सभी। कौन सा होगा? इन सभी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से पदार्थ को एक स्थायी चुंबक बनाने के लिए पसंद किया जाता है। तो ये देखिए कि सबसे ज़्यादा जो पसंद किया जाता है वो किया जाता है आपका एल निको को। किसको? एल निको, यानी कि कठोर पदार्थ होता है। और इसमें देख सकते हैं इसके अलावा निकिल, कोबाल्ट, लोहा भी आते हैं। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे दिया गया है, किसी भी वोल्टमीटर की संवेदनशीलता में व्यक्त की जाती है, यानी कि वोल्टमीटर की जो संवेदनशीलता होती है वो किस में व्यक्त की जाती है। तो ये देखिएगा आपकी की जाती है ओम। किसमें? ओम वोल्टेज में, यानी कि ओम प्रति वोल्टेज में। यह आपकी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक PMMC उपकरण में मूविंग सिस्टम के स्पिंडल को की मदद से दोनों तरफ से सहारा मिलता है। इसमें दिया गया है क्वेश्चन। तो देखिएगा इसमें देखिएगा जुवेलट बेयरिंग होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, जो कि इसमें इस तरीके से होता है। ये देखिएगा इस तरीके से होता है, और इसमें एक यहाँ होता है इस तरीके से, यानी कि इसमें एक ये होता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। PMMC की फुल फॉर्म होती है परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल। स्थायी चुंबक चल कुंडली भी बोलते हैं। यह केवल डीसी पर ही कार्य करता है, और इसका सिद्धांत देख सकता है चुंबकीय क्षेत्र के सिद्धांत पर, यानी कि डीसी मोटर होती है वो इसी प्रकार से होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अब हम देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, मूविंग आयरन मीटर का संचालन पर आधारित होता है। मूविंग आयरन मीटर का संचालन किस पर आधारित होता है? तो ये देखिएगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव पर। कौन सा होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव पर होता है। तो गाइस देखिएगा हमने पूरे पेपर को हल कर लीजिएगा।
तो गाइस देखिएगा, हमने पूरे पेपर को हल कर लिया गया है, बिल्कुल आसान तरीके से हल किया गया है। और आपको एग्जाम नाउ एकमात्र ऐसा चैनल है जिस पर अभी तक आपको पूरे पेपर हल कराए गए हैं, अन्य चैनल पर आपको नहीं मिलेंगे। आपके बाद में करा सकते हैं, लेकिन अभी तक किसी ने नहीं कराया है। तो आप सभी से उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो आप यहाँ पे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि टेलीग्राम पर आपको अपडेट मिलती रहती है। टेक्निकल हेल्पर वैकेंसी संबंधित जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होती है उन सभी के बारे में आपको जानकारी दी जाती है। तो गाइस आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।